बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन हमेशा की तरह आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का जिक्र करते हुए नमाज से तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीनन हमारा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रैक्टिस हमें बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे घरों में बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि हम सुबह उठते ही, इवन हम खुद बाज़ दफ़ा ये चीज़ कर जाते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपना फ़ोन तलाश करना शुरू करते हैं कि जल्दी से देखें कि हमारे सोशल अकाउंट्स पे क्या क्या हो रहा है, हमारे व्हाट्सएप पे हमें किसने कितने इंपॉर्टेंट मैसेजेस किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखना शुरू कर देते हैं और इसी सारी गहमा गहमी के अंदर बाज़ दफ़ा कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा मैसेज हमारे सामने आ जाता है जो कि ऑब्वियसली हमारे मूड के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो उससे क्या होगा कि आपका सुबह उठते ही मूड आपका सारा ख़राब हो जाएगा। फिर पूरा दिन वो चीज़ जो है आपके दिमाग से नहीं निकलती, तो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, तो आपको एक अजीब सी बेचैनी रहेगी, आप उकताहट का शिकार रहेंगे, आपके फेस पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें कि ये जो गैजेट है ना, खासकर सुबह 1-1.5 घंटा जब आप उठते हैं तो आपने इसको नहीं देखना। आप उठें, आप नमाज पढ़ें, तिलावत करें, अपनी फैमिली के साथ बैठ के कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता आपने जो करना है वो करें, या ऑफिस के लिए आपने तैयार होना है, आप रेडी हो, उसके बाद आप अपना फ़ोन देखें। जब आप निकलने लगे, अच्छा अब मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, आप खासकर आपका जो व्हाट्सएप, उसके बाद अपने काम के लिए रवाना हो ताकि दिन आपका खूबसूरत रहे। और फिर अक्सर हम देखते हैं रोड पे जब लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, खासकर सुबह के औकात में जब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, सुबह का टाइम है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ज़रा नॉर्मल अंदाज में ड्राइव करें, फेस को ज़रा नॉर्मल रखते हुए इत्मीनान के साथ ड्राइव करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं लोगों को देखती हूँ खासकर सुबह के वक्त, तो ऐसे मुंह पे उनके वो शक्ल पे 12 बजे हुए होते जैसे पता नहीं कौन सा गुस्सा कहाँ निकालने के लिए जा रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ना किया करें। अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत आपको बनाया है और ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है। हम इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम इसे चाहें तो। ये अगर हमें बुरी लगती है, हमें इसमें बहुत हर्डल्स या मुश्किलात नज़र आती हैं, तो भी हमारे अपने ही अमाल हैं, हमारे अपनी ही नीयत है, हमारे अपने ही काम है। अगर ये खूबसूरत बनेगी तो भी ये तमाम तर चीज़ें हमारे हाथ में। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपने इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को, इन लोगों को आपने अपने लिए खुशी का सबब बनाना है या ऐसा अपने माहौल क्रिएट करना है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो इन चीज़ों पे सोचिएगा ज़रूर। सुनने में हो सकता है आपको ये चीज़ें बहुत कैजुअल लग रही हो, लेकिन जब आप इन पे अमल करेंगे तो यकीनन आपको जो है काफ़ी इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज के ओवरऑल मौज़ूआत की मैं नाज़रीन अगर बात कर लूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। मोस्टली हम जो डिफरेंट ममालिक हैं, पाकिस्तान की बात कर लें या और दीगर ममालिक की बात कर लें, तो हम सुनते हैं कि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इंसानों की आबादी की मैं अगर ख़ास कर बात करूँ, लेकिन यहाँ जापान में तो बड़ा एक अनोखा वाक़या सामने आया, अनोखी एक रिसर्च, एक तहकीक जो है वो सामने आई है। क्या कि बच्चे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो पालतू जानवर हैं यानी कि जो पेट्स हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि जो पेट केयर इंडस्ट्री है उसने $5.5 अरब की कमाई की है, यानी कि यहाँ तक वो पहुंच गया। पहले हम सुनते थे बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन जापान में शरह पैदाइश मुसलसल जो है वो कम हो रही है, जबकि पालतू जानवरों की तादाद बच्चों से भी तजावुज कर गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में शरह पैदाइश में मुसलसल जो है वो हमें कमी देखने को मिली है, जिसके बाद बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी अब पालतू जानवरों की खुराक और डायपर्स ज्यादा बना रही हैं। रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया कि बच्चों की मसनूआत बनाने वाली कंपनी अब कुत्ते और बिल्लियों के जो दीगर चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, जैसे उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके डायपर वगैरह हैं, वो बनाने में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रही हैं और उनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो पालतू जानवरों की मसनूआत बनाने पर है, जिसके बाद जापान के पेट केयर इंडस्ट्री $5.5 अरब तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक जापान में पालतू जानवर अब सिर्फ जानवर नहीं रहे, बल्कि खानदानों के बच्चों जैसा जो है वो एक अब दर्जा रखते हैं। ये दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि जहां हम पहले कहते थे कि इंसान का बच्चा जो है वो ख़ानदान का बड़ा ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट मेंबर है, उसकी टेक केयर करना वेरी इंपॉर्टेंट, बट अब जो है ये जगह जानवर लेना शुरू कर चुके हैं कि जो पेट्स हैं
اب وہ ایک خاندان کا امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ واقعی انٹرسٹنگ چیز تھی, تو ہم نے سوچا وائی ناٹ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں. اچھا, اب ذرا آ جاتے ہیں اپنے آج کے پہلے موضوع کی جانب, جس پہ آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, جو کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں بعض دفعہ ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں بوسٹ کر سکے, جو ہمیں آگے بڑھا سکے, اور دل بھی خوش ہوتا ہے. آپ اگر یہ چیز, آپ یہ لفظ آپ سن لیں, وہ کیا ہیں؟ تعریفی کلمات. اگر آپ صبح گھر سے نکل رہے ہیں اپنے آفس کے لیے, آپ کے گھر کے کسی فرد نے آپ کو کہہ دیا کہ آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ نے آج جو کلر پہنا ہے آپ پہ بڑا جچ رہا ہے, تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ آفس گئے ہیں, آپ نے کام کیا ہے یا ریگولر بیس جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کام کو لے کے اگر تعریف ہو گئی ہے تو بھی آپ بڑا خوش ہوں گے اور بڑا اطمینان محسوس کریں گے, اور آپ کا جو دل ہے وہ کام میں زیادہ لگے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, تنقید. اچھا, ان دونوں جو چیزوں کا استعمال ہے نا, وہ سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تعریف اور تنقید کا صحیح استعمال ہمیں کب, کہاں, کیسے کرنا ہے. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, یا اس وقت اس کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یا تنقید ہمیں کب, کہاں, کس بات پہ کرنی چاہیے. یہ جو ڈفرینس ہے, یا یہ جو ایک صحیح وقت ہے, اس کا تعین ہم نہیں کر پا رہے. تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تنقید کیسے کی جاتی ہے. موسٹلی لوگ جو تنقید بھی کرتے ہیں تو اس میں شائستگی نہیں ہوتی, اس میں احترام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا, اور صحیح جو مسئلے کی نشاندہی ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے, آپ کی شخصیت, جو آپ کی پرسنالٹی ہے, وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے. آپ یہ جو تعریف اور تنقید ہے, یہ دونوں چیزوں کا اگر صحیح استعمال نہیں ہوگا تو اس کا افیکٹ آپ کی شخصیت پہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے الفاظ کا چناؤ, یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہم نے اس سے کچھ دن قبل گفتگو کے فن پہ, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پروگرام کیا تھا, اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ایک تو جو گفتگو کا فن ہے اس میں الفاظ کا چناؤ بڑا میٹر کرتا ہے. تو اسی طرح یہاں تعریف اور تنقید میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو آئے ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لیتے ہیں, تعریف اور تنقید کا صحیح استعمال ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں, کیسے جان سکتے ہیں, ایکچولی میں دونوں سے بیسک مراد کیا ہے, یہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز جو گیسٹ ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کا ماشاءاللہ سے لائف کا ایک ہیوج ایکسپیرینس ہے, تو ذرا ان کی ایکسپیرینس سے جان لیتے ہیں کہ تعریف کیا ہوتی ہے, تنقید کیا ہوتی ہے, ہمیں کب کون سی چیز کہاں پہ اور کیسے استعمال کرنی چاہیے. ذرا ڈیٹیل سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی مسٹر عمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے عمیر صاحب؟ خیریت سے, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عمیر صاحب بتائیے گا, آپ کو تعریف پسند ہے یا تنقید؟ پسند تو ہم سب کو تعریف ہی ہوتی ہے, ہمیں ابھار دیتی ہے, ہمیں نکھار دیتی ہے, Obviously. ہاں, اور ہمیں بہت ہی ایک مختلف زوم میں ڈال دیتی ہے تعریف. تو پسند تو تعریف ہی ہوتی ہے, لیکن تنقید ہمیں سمت دیتی ہے. ہاں, تنقید ہمیں پتہ بتاتی ہے ان چیزوں کا جو کہ ہمیں نہیں معلوم, جو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اہم تو دونوں ہے, لیکن پسند تعریف ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں ناظرین کی آسانی کے لیے, تعریف اور تنقید دونوں کا بیسیکلی ان سے کیا مراد ہے, اور ان کا جو صحیح استعمال ہے وہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ جی, تعریف سرانہ ہے. آپ کی کوئی بات پسند آئے مجھے, آپ کی کوئی ادا پسند آئے, آپ کا کیا ہوا عمل مجھے پسند آئے, اور میں آپ کو اظہار کرنا چاہوں, تو میں جو الفاظ استعمال کروں گا اسے ہم تعریف کہیں گے. صحیح. اور ہر کوئی سننا چاہتا ہے. ایک تو ہم عمل اچھے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھا کام ہوتا ہے, لیکن ارد گرد جو لوگ ہیں اگر وہ دیکھیں نہیں, اگر وہ اس کو رجسٹر نہ کرے, ہم تیار ہوں اگر لوگ اس کو محسوس نہ کریں, تو اس لیے تعریف رشتوں کی بہت اہم میں کہوں گا اجزاء میں سے ہے. اور جہاں اچھے رشتے ہوتے ہیں وہاں بہت ساری تعریفیں ہوتی ہیں, بہت ساری ایکسیپٹنس ہوتی ہے. تنقید ہوتی ہے جب میں آپ کا عمل دیکھتا ہوں اور اس میں مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آتا, مجھے کچھ ایسا نظر آتا ہے جو آپ کو مختلف کرنا چاہیے. میں جیسا آپ کو دیکھتا ہوں ویسا آپ کی وہ ادا نہیں ہے, آپ کا وہ کام نہیں ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں وہ غصے میں بھی بتا سکتا ہوں, میں وہ طنز میں بھی بتا سکتا ہوں, میں وہ تنہائی میں اچھے وقتوں میں بھی بتا سکتا ہوں, لیکن مجھے بتانا چاہیے. اگر میں اچھا دوست ہوں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اچھا, یہ جس طرح آپ نے تعریف اور تنقید کا جو ہے نا وہ ایک پراپر اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں بتائی. موسٹلی ہمارے جو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, اگر ہم تعریف کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ تو ہماری خوش آمد کر رہا ہے, یہ میاں مٹھو بن رہا ہے.
اور تنقید کی بات کی جائے تو جو دیکھیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، لیکن یہاں تنقید برائے تذلیل شروع ہو جاتی ہے. تو ان دونوں کو یہ جو سچویشن ہے نظر اس بارے میں بھی بتائیں کہ یہ اتنی کامن کیوں ہو چکی ہے؟ بڑی اہم بات ہے. اور تنقید برائے تنقید تو سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس کو آگ بھی لگا دی. ہمارے اندر نظر ہے برا دیکھنے کی، کیونکہ ہمیں بنایا گیا ہے بچنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے. تو ہم پہلے شیروں کو پکڑتے تھے، دور سے آنے والے جانوروں کو پکڑتے تھے. آج وہ تمام چیزیں جو ہمیں خطرے میں ڈال سکتی ہیں، کوئی ہماری بےزتی کرنے والا ہے، کوئی ہماری طرف آ رہا ہے، خطرناک چیز آ رہی ہے، تو ہم آٹو ایک موڈ میں جاتے ہیں. تو ہم نیگیٹو پہلے دیکھتے ہیں. یہ ہم اسی لیے پازیٹیو ڈھونڈنا جو ہے، اچھا ڈھونڈنا ایک کانشیس عمل ہے. یعنی آپ کو اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے اس پہ، ورنہ پہلے آپ کو اکثر وہی ٹوٹی ہوئی ٹائل نظر آتی ہے. یہ دیکھنا کہ باقی ساری ٹھیک لگی ہوئی ہیں تھوڑا سا ایک پاز مانگتا ہے، ایک سانس مانگتا ہے. تنقید برائے تنقید، میرا خیال ہے لوگ جب تنقید کر رہے ہوتے ہیں، میرا خیال نہیں بلکہ سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے جو ہم جانے ہیں اب تک نفسیات سے، کہ لوگ اس میں اپنی اور چیزوں کی بھی بڑھان نکال رہے ہوتے ہیں جب موقع ملتا ہے. ڈسپلیس کر رہے ہوتے ہیں. اب ہاتھ آ گیا ہے، کوئی کمزور آ جائے، وہ چیز جس پہ سب گندگی ڈال رہے ہیں تو میں بھی ڈال دوں، چلو میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں. جی. تو میرا بھی تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے بھی تو اتنی پڑھ رہی ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پڑھ بھی رہی ہے. لوگ بہت پریسڈ بھی ہیں اپنے حالات سے. جب تنگ ہوتے ہیں تو ان کی نیگیٹو سائڈ زیادہ آن ہو جاتی ہے. لیکن تعریف بھی آپ کو ایکولی نظر آئے گی سوشل میڈیا کے زمانے میں. لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے ان کی پوری زندگی، ان کے کردار، ان کی ساری چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اس میں بڑے بڑے قصیدے لکھتے ہیں وہ جو صرف اللہ کے نام ہونے چاہیے، اور اللہ نے احتیاط کے لیے بھی کہا ہے. تو تعریف بھی بہت زیادہ ہی نظر آتی ہے مجھے تو. کچھ جگہوں پہ زیادہ نظر آتی ہے. ایسی کہ اچھا بعض دفعہ بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے، اچھا اتنی تعریف میری. مطلب مجھے نہیں، پڑھنے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے دو لوگوں کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن میں اس کا اثر دیکھتا ہوں، کیونکہ اب مجھے 18 سال ہو گئے ہیں اپنا کام کرتے ہوئے. تو جب بہت زیادہ تعریف ملتی ہے نا، حضرت علی کا قول ہے جو تمہاری بیجا تعریف کرے اس سے بچو، اس کی شر سے بچو. تو تعریف اور خوشامد کا جو آپ کا سوال تھا نا، اس میں فرق ہے نیت کا، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت یہ کہ میں آپ کی تعریف کروں تاکہ آپ مجھے بار بار شوز پہ بلائیں، میں تعریف کروں تاکہ میں آپ سے مقصد کوئی حاصل کر سکوں. آپ میری پروموشن دفتروں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں باس کے پیچھے، واہ 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 واہ. باس کے لطیفوں میں کوئی نہیں ہنستا دنیا میں، لیکن دفتر میں سارے ہنستے ہیں. اچھا عمر صاحب ہمیں ایک بریک لینی بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ ہم ویسے ہنسے نہ ہنسے، لیکن باس نے اگر غلط بات بھی کہہ دی تو ہم ضرور ہنسیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس میں جو ہم ایک خوشامد جیسا ایلیمنٹ شامل کر دیتے ہیں، تو اس پہ ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کرتے ہیں. سچ سویرا آج کا ہمارا پہلا موضوع جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تعریف اور تنقید کا صحیح استعمال. بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اہم یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. وقت کی اوبیسلی ضرورت بھی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں تعریف کہاں کرنی ہے اور تنقید کہاں اور کیسے کرنی ہے. عمیر صاحب ہمارے ساتھ. عمیر صاحب ہم آفس کی بات کر رہے تھے، آفس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گھر کی بات کی جائے، تعلیمی اداروں کی بات کی جائے، یا سوشل میڈیا کے جیسے آپ نے ذکر کیا، تعریف اور تنقید کا وہ جو توازن ہے نا، وہ بیلنس وہ ہم نے کھو دی ہے. جیسے آپ نے کہا باس کوئی بات کرے ویسے ہمیں اچھی لگے نہ لگے لیکن مسکرانا ضرور ہے. تو یہ بیلنس کیوں کھو دیا ہم نے؟ میں نے کہا کہ جب مشکل وقت ہوتے ہیں، جب لوگ کانفیڈنس کم رکھتے ہیں، خود سیکیور نہیں ہوتے، تو انہیں لگتا ہے بڑا ضروری ہے اگر میں نہیں ہنسوں گا، اگر میں ان کو اچھا جواب نہیں دوں گا، ان کی تعریف نہیں کروں گا تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، میں تو اچھا نہیں ہوں، میری تو صلاحیت نہیں ہے. باس ہیں ان کو رازق بنا لیتے ہیں دماغ میں، اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھ لیتے ہیں. تو بنانے والے کو بھی بھول گئے، خود اشرف ہیں اس کو بھی بھول گئے، تو پھر یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرا توازن، کیونکہ میں تو بڑا ریلیٹ کرتا ہوں کہ جو سیلیبریٹی کلچر ہے اور جو انفلوئنسنگ کلچر ہے، یہ بہت زیادہ ہم سب کے اندر ایک نیڈ ہے کہ ہم جھک سکیں. لیکن ہمیں صحیح جگہ پہ جھکنا چاہیے، ہمیں صحیح ذات کے سامنے جھکنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں جھکتے تو ہم ایسی چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں. آخر میں اصولوں کی کمی، جن کے اصول ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ صرف صحیح باتوں پہ، وہ لوگوں کو بھی نہیں اٹھاتے. وہ یہ نہیں کہتے آپ وہ تو ہم سب ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا یہ کام، تاکہ فرق کر سکیں شخصیت میں اور اس کے عمل میں. اس عمل کی اہمیت ہے. یعنی یہاں پہ بات آ گئی الفاظ کا چناؤ.
अल्फाज का चुनाव, वक्त का चुनाव। मैं मजमूए में आपको तनकीद करूं, आपको अच्छी नहीं लगेगी जितनी भी अच्छी बात हो, और ये इस्लाम ने भी मना किया। और मजमुआ हो और मैं तारीफ ना करूं, मौका था। यस, और ये सो बड़ी अहमियत है किस वक्त पे आपने की, क्या करना है। सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में है। जिस तरह हमारे दीन कहता है कि जब तुम किसी को नसीहत करो तो हिकमत के साथ करो, बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर दो, चलते फिरते नहीं कर दो, उसके बच्चों के सामने उसकी कि पता चले आप उसको संवारने की बजाय मजीद बिगाड़ रहे हैं। तो तारीफ अवामी होनी चाहिए और हिदायत तन्हाई में होनी चाहिए, इजाज़त के साथ होनी चाहिए। और उसको भी कहने का अंदाज है कि आप सिर्फ अगर किसी पे तनकीद करते चले जाएंगे तो वो गुस्से में आ जाएगा, हो सकता है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए। जो बार बार अपने बारे में बुरी बात सुनेगा वो शायद मान ले उस बात को और उसी बात को अपनी हकीकत मान ले। तो बड़ी अहमियत है कि आप जब अदायगी भी करें तो सिर्फ अल्फाज नहीं, वक्त सेटिंग और उसमें फिर देने के अंदाज में ये हिदायत देते हैं कि मिला के दें। अगर मैंने आपको बतानी है कोई ऐसी बात जिसमें हिदायत है तो मैं आपको दो बातें ऐसी भी बता सकता हूँ जो कि आप अच्छी करती हैं, ताकि आप मेरी बात को अपने लिए एक डेवलपमेंट समझ सकें, अपने लिए ग्रोथ समझ सकें। नहीं तो आपको लगेगा ये तो कीड़े निकालता है, ये तो कौन ऐसे शख्स की बात सुनना चाहता है। जो कीड़े होते हैं ना वो भी बड़े, मैं तो उनको भी बड़ा पॉजिटिव लेती हूँ। वो आपका कमाल है और हम सबको ऐसी कोशिश करनी चाहिए, आजकल तो भरपूर ज़रूरी हो गया। यस, क्योंकि मैं अक्सर समझती हूँ कि जो मुसलसल तारीफ करे जा रहे हैं ना कि महविश यू आर ग्रेट, यू आर ये, यू आर वो, तो मैं कहती हूँ तो मेरे बहुत बड़े दुश्मन हो। यार इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, उससे वो कभी भी कोई काम परफेक्ट नहीं कर सकता, उससे गलती होती है। तो आप मेरी गलती बताने की बजाय नहीं तुम सही हो, तुम ये कर रहे, तुम वो कर, तुम बहुत अच्छी हो भाई, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे गलतियां बताया करो। कुछ होते हैं आपके फैंस और वो वाकई सच्चाई में कर रहे होते हैं, आपको फर्क नजर भी आ जाता है। यस, पता चल जाता है। थोड़ा सा मुड़ के देखा करें, अल्लाह, जब आप सुनने के बाद आगे चली जाएं तो फिर पीछे देखा करें। जरूर देखा करें वो शक्ल क्या कह रही है, कभी कभी आपको पीछे वाली बात सुनाई दे जाती है यस कि उस शख्स का ख्याल क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ पे जो तनकीद का खासकर मामला है, हम करना बड़े पसंद करते हैं कि मैं वो मेरे पे तनकीद कर दूं, मैं मुझ पे कर दे, मैं किसी और पे कर दूं, मतलब दूसरों को पॉइंट आउट करना या तनकीद करना। अगर कोई मेरे पे कर रहा है तो सुनने का हौसला नहीं है। ये अब जरा बताएं कि करने तनकीद हमें बड़ी आती है, उसमें हम बड़े करने में मैं लेवल अप हूँ। यस, और जब अपने बारी आई सुनने की तो भाई मेरे में तो बस वो बर्दाश्त ही नहीं है। बहुत गहरी नफ्सियाती तौर पे भी तो आपकी तनकीद दूसरों पे भी जो है वो असल में अपने आप के ऊपर ही होती है। तभी तो इतना निकल रही होती है क्योंकि आप अपने ऊपर तपे हुए होते हैं ना, आपको अपनी वो इट्स, वरना तो वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में निकलती है। हमारे माशरे में जैसे निकलता है वो तो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिक तो माशरों को बुलंद कर देती है, आर्ट को निखार देती है, मूवी को सवार, तो अच्छी क्रिटिक तो बड़ी अहमियत रखती है। और बल्कि हर आगे बढ़ने वाला शख्स, हर लीडर अपने लिए मुंतखब करता है ऐसे लोग जो कि उसको चैलेंज कर सकें, उसके आइडियाज़ को। तो अब इसमें भी फ़र्क करना ज़रूरी है कि चलता फिरता क्रिटिसिज्म और किसी बात को सारे जावियों से देखना और फिर उस पे कमेंट करना, उसकी सच्चाई को पहले जानना, उसको परखना और फिर कहने से पहले उसके अंदाज को ऐसा बनाना कि उससे फ़ायदा हो सके, कि उससे नफ़रत ना फैले, उससे तफरका ना हो। बड़ा पावरफुल हो सकता है अगर हम आपस में, अपनी फैमिलीज़ में, बड़ा पावरफुल हो सकता है अगर स्कूल्स, अगर माशरा, हमारी रियासत, हमारा निज़ाम अलाउ करे कि लोग आके उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। वरना चलते फिरते लोग जो बातें कर रहे हैं, तो आपकी दुरुस्त बात है, जो अक्लमंद होगा वो पकड़ेगा इससे अकल कि अगर इतना धुआं है तो कहीं तो आग लगी हुई है, मुझे सुनना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। और ये लीडर के लिए मौका होता है वाकई लोगों को दोबारा विन करने का, फैमिली के लिए मौका होता है, बच्चे जो जब उनकी बात सुनी जाती है तो दोबारा मौका होता है, वो वापस आ जाते हैं। सो जब ऐसे मसाइल भी आते हैं तो उनसे लोग भागते हैं, वो मौके होते हैं। ऐसा क्यों भागते क्यों है? क्योंकि उनको डील करना मुश्किल होता है जज्बाती तौर पे, और हम ट्रेंड नहीं है उसके लिए। पॉइंट, हमारी फैमिली ने हमें जज्बाती तौर पे बहुत सारी चीज़ें कहा, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों रो रहे हो, मर गई कोई बात नहीं, दफना दो, अल्लाह के पास चली गई। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जिसपे दफन हो गए, मर गए क्या? हमारा बंदा मरता है तो हम कहते हैं जो अल्लाह को मंजूर।
चीखें निकल जाती हैं लोगों की जो कि दर्द रखते हैं ऑब्वियसली कि बंदा गया है, दुनिया रुक जाती है, राइट। इतना अजीज, आपका इतना करीबी आपके साथ है, और तो मेरी थेरेपिस्ट मिसाल देती थी कि हमारे यहाँ बच्चा मछली पालता है, जब मछली मरती है ना तो उसको फ्लश में डाल देता है। दैट्स द क्लोजर। तो इसी तरह पब्लिक जैसे ट्रीट होती है ना, उससे उसका ट्रस्ट बनता है। हमारे यहाँ तो पब्लिक गधे घोड़ों के साथ तरह ट्रीट होती है ना, कतारों में लगती है, अफसरों के पीछे भागती है, पढ़ नहीं सकता तो जलील, पैसे नहीं तो जलील, ताल्लुकात नहीं तो जलील, तो बहुत भरा हुआ है, उसको जहाँ मौका मिलता है ना तो वो भी खड़ा हो जाता है। तो मेरे साथ फिर ये कहाँ से ये सिलसिला शुरू करें कि हमें तारीफ पता हो कि एक्चुअली तारीफ के सही मायने क्या हैं, हमने कब कहाँ कैसे तारीफ करनी है, फिर तनकीद की बात की जाए तो उसको हमने किस तरह से करना है, अल्फाज का चुनाव, या हमने तनकीद को या तारीफ को हजम कैसे करना है, बर्दाश्त कैसे करना है, ये फिर ट्रेनिंग कौन करेगा, कहाँ से आएगी? क्योंकि इस वक्त तो मुआशरा जो भेड़ चाल बना हुआ है, लिटरली तारीफ करते रहोगे तो वो एक खुशामद जैसा एलिमेंट फील होता है, तनकीद करोगे तो उसमें एक अजीब सी जो है ना वो बदनज़मी और एक नफरत अंगेज मवाद हमें नजर आता है। अब एक तो मैंने जो आपने बैलेंस की बात की ना, जब भी आप राइट लोगों से बात सुनेंगे ना तो आप एक बैलेंस सुनेंगे उनकी बात के अंदर। वो आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन वो अगर आपको ज़रूरी तो नहीं आपने कुछ बुरा किया हो कि और मैं आपको क्रिटिक करूं, मैं आपको अगले स्टेप पे हिदायत भी तो दे सकता हूँ ना कि हाउ अबाउट आप ऐसा क्यों नहीं करती। तो जो लोग बैलेंस रखते हैं वो अपनी बात को ज़रूरी नहीं कि क्रिटिक में डालें, वो सवाल में भी डाल सकते हैं, आपको उस तरफ ले जा सकते हैं। जहाँ नहीं आ रहा हो वहाँ आप पूछ सकती है। जो बहुत ज़्यादा तारीफ करता है उसको बोलो, अच्छा तुम तारीफ तो करते हो, आज मुझे ये बताओ कि मैं और क्या करूँ, नहीं तो मैं वैसे ही रह जाऊँगी। अगर आप खुलेंगी, जिस तरह दफातर में लोग बंद होते हैं तो उन्हें फीडबैक भी नहीं मिलता। मैं ट्रेनर हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ, तो लोग मुझे फीडबैक आसानी से नहीं देते, मुझे पूछना पड़ता है। जाके कहते हैं सर वाह 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 वाह, तो मैं कहता हूँ वाह तो मुझे पता है, तो मुझे वो बताओ जो आज वाह नहीं था। तो फिर वो मुझे दो बातें बताता है, होती हैं हर किसी के पास, तो आपको पूछनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा रवैया है और आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, ये ना पूछने का भी एक मसला है कि हम पूछना चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाले को देखते हैं अच्छा ये तो बड़ा बातें करता है, ये बड़ी लॉजिक है इसके पास, तो वो अपने सवाल को दबा लेगा। या हम जो है वो देखिए ना, अगर आप एक ईगो के तहत जी रही है ना कि मैं ये हूँ, आप बन गई, कुछ लोग बन जाते हैं ना फिर और उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, मैं ये हूँ जी, तो वो नहीं लेना चाहते फीडबैक, क्योंकि वो उनकी इमारत को तोड़ता है ना। वो तारीफ लेना चाहते हैं जो कि लेकिन जो लोग प्रेजेंट होते हैं ना, जो कि उस फरसूदा उसमें नहीं होते, वो तो रोल होता है ना जो कर रहे होते हैं, और उस रोल में बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, उन तमाम रोलों को मिला के अपनी ज़िंदगी के एडवेंचर देख रहे होते हैं, तो वो तो बड़े खुले हुए होते हैं। वो मुसलसल वो छोटे छोटे लोगों से भी पूछ रहे होते हैं। और मैंने बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर से सुना है कि उनका कंटेंट बहुत हम्बल लोगों से आता है, बहुत और वो खुद भी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मुख्तलिफ भी हैं। तो आप देखें कि वो एक अलग फ्लो के अंदर होते हैं, और जो लोग ईगो के अंदर होते हैं उनके इर्द गिर्द भी ऐसा मजमुआ बनता है जो तारीफ़ें करता है, एक कल्ट नुमा। सो डिपेंड करता है, आपको वो गैदरिंग में नज़र आता है। मुझे तो जिस तरह स्मेल आती है ना, इस तरह गैदरिंग में जाके आप स्मेल कर सकते हैं, जहाँ पे एक ईगो से भरी हुई गैदरिंग है, जहाँ सिर्फ अनाएं हैं, वहाँ खुदा नहीं होता, जहाँ अना होती है वहाँ खुदा नहीं होता, आप बता सकते हैं। और जहाँ आपको खुदा नज़र आ जाए, वो बड़े अवानों में भी कभी नज़र आता है, लेकिन अक्सर वो गरीब दस्तरखानों पे मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अमीरों के तो वाकड़ी खत्म नहीं आपको वो बगैर टाइटल्स की जो गैदरिंग है बड़ी क्लियरली इंसानों को नज़र आती है, और आपको भी रिलैक्स कर देती है, फिर आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ता। एंड आइडियली वी शुड बी दैट। लेकिन इंसान हमेशा से गेम्स खेलते हुए आए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कम्पीट करते हैं, इसलिए आपको मैं ये मशवरा दूंगा या अपने आप को ये मशवरा देता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिले तो हमें सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं कह रही हूँ ना कि भाई ज़्यादा तारीफ़ जो है ना, ये इससे बचे, तो इससे पहले कि इंसान को ये घमंडी बना दे, तो इससे बचनी चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग नज़र आती है, बॉडी शेमिंग जैसे वाक़यात जो हैं वो नज़र आते हैं, या इंसान के किरदार पे बात की जा रही होती है, या खामखा के नफरत अंगेज़ जो है ना वो कमेंट्स या पोस्ट की जा रही होती है। आया इसका जो अब जिस बंदे के बारे में ये की जा रही है, जिस खातून के बारे में की जा रही है,
اس کی مینٹل ہیلتھ کے کتنے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. تو ذرا اس بارے میں بھی بتائیں, اور میں ذرا ایک ایگزامپل بھی آپ کے ساتھ کوٹ کر دیتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک ایونٹ کے لیے ہم گئے ہوئے تھے پنجاب سائڈ پہ, اور وہاں پہ وہ پورا جو کراؤڈ تھا, ایک ٹورنامنٹ چل رہا تھا, اس میں ہم 2 خواتین تھی بس, باقی اوور آل سارے مرد تھے. تو اس میں وہ ایک مخصوص کوئی طبقہ تھا سوشل میڈیا کی حد تک, فزیکل نہیں, فزیکل تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ پکچر ویڈیو بنائے, سوشل میڈیا کی حد تک پوسٹ لگا کے کہ یہ ان دونوں کو یہاں پہ کیوں بلایا گیا, یہاں پہ یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے, ہمارے یہ یہاں پہ مذہبی ایک وہ انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے, یہ وہ فلاں نا. اب دیکھیں اس کی وہ صرف چیز پوسٹ تک تھی, لیکن فزیکل وہاں پہ کسی نے کوئی نفرت انگیز بات نہیں کی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت سارے خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں. اب چونکہ وی آر پروفیشنل تو ہمیں وہ اس سے کوئی اتنا کنسرن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے کوئی بات کر رہا ہے, اس کا اپنا وہ ظرف ہے, وہ اس کی اپنی سوچ ہے, وہ جیسے بھی اس چیز کو وہ کرے. لیکن اس جیسی چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کو دل پہ لے جاتے ہیں, اور وہ بڑا ان کی وہ ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے. تو ذرا اس بارے میں بھی بتائیں. میں ان لوگوں کی بات پہ یقین نہیں کرتا جو کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا کامنٹس. میں تو جی پڑھتا ہی نہیں کامنٹس. آپ سچ ٹی وی پہ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. لٹرلی ہم نے کامنٹ پڑھے, لیکن لٹرلی ہم ان کامنٹس کو انجوائے کر رہے تھے. بالکل فرق پڑتا ہے. بروس لی نے کہا تھا سوچے میں خیال سے فرق پڑتا ہے, انرجی ہے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں سڑک پہ کسی کی چلتی ہوئی بات مجھے اثر نہیں ڈالتی, اور مسلسل آ رہی ہے اور اثر نہ ڈالے. اگر مسلسل تعریف آ رہی ہے تو مجھے لگنا شروع ہو جائے گا میں ہی تو ہوں, اٹس می. میں اس میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ اٹس ہم. لوگ اتنا آگے بھی بڑھ جاتے ہیں, ان کی باتیں بتا دیتی ہیں. اور اگر مسلسل تنقید پڑے تو یا اگر عوام مجھے اٹھا کے ذلیل کر دے میرے ایک عمل پہ, میں 30 سال میں نے زندگی کے گزارے ہوں, میں سڑک پہ حادثہ ہو جائے مجھ سے, میں کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے پایا جاؤں جو کہ مناسب نہ ہو اس معاشرے کے لیے, اور اس ملک کے اور کروڑوں لوگ ہی ہو جاتے ہیں جب ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, وہ میرے بارے میں, وہ میرے سوشل میڈیا پہ, وہ میری فیملی کی, ان کو جو چیز, وہ میرے گھر کی. آپ کہہ رہی ہیں فرق نہ پڑے. میں بھرپور معاشرے سے گزارش کروں گا کہ انلیس کہ پبلک فگر ہو, پبلک فگر ہے تو آپ کو اجازت ہے, اس نے منتخب کیا ہے نا, وہ عہدے پہ آیا ہے, وہ ووٹ لے کے آیا ہے, آپ کرٹیک کریں, پبلکلی کریں. لیکن ایک پرائیویٹ پرسن ہے, اس کا سب سے بڑا سن ہے, اس کا کٹیرا عدالت ہے. آپ نماز میں کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین, that's first, Allah is he is gonna decide. دوسرا آپ قانون میں کہہ رہے ہیں کہ عدالت فیصلہ کرے گی, تو پھر اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. اچھا یہ اوور ساری اس وقت معاشرے کی سچویشن چل چکے ہیں, ہمیں بریک کی جانے پڑنے کا ہمارا شارٹ ہے, تو آپ کا پیغام میں ناظرین کے لیے لینا چاہوں گی, خاص کر نوجوانوں کے لیے. جسٹ دیٹ سوشل میڈیا بہت پاورفل ہے, اس پہ آپ چاہیں تو بڑا حسن جگا سکتے ہیں اپنے علاقوں کا, اپنے ملک کا, اپنے کھانوں کا. اس پہ فوکس کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی جوائفل ہو جائے گی. اگر آپ کرٹیک پہ صرف لگیں گے, کرٹیک بھی نہیں, کرٹیسزم پہ لگیں گے, کرٹیک تو بلند عمل ہے نا جو ہم نے بات کی, کرٹیسزم پہ لگیں گے تو وہ آپ کو بھی ہٹ کرتا ہے, جو پھینک رہا ہوتا ہے وہ خود بھی سہ رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ اسٹے ہیپی اینڈ میک اٹ ہیپی فار ادرز. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ عمر صاحب. یقیناً ناظرین ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو, کس لائف کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, خوشی کو یا غم کو, کیونکہ انسان نے اللہ پاک کو ایک عقل, ایک سوچ دی ہوئی ہے, تو اس کا پازیٹیو استعمال کریں. پانی پینے کا صحیح طریقہ یہ کس کس کو پتہ ہے؟ آج آپ جو ہے نا وہ خود سے پوچھیں, اپنے آس پاس دوستوں سے پوچھیں, اور سب اندازہ لگائیں کہ کیا آپ جو پانی پیتے ہیں اس کا وہ واقعی صحیح طریقہ ہے. اگر نہیں تو آپ کو صحیح طریقہ آج ہمارے شو میں ضرور جو ہے وہ سننے کو ملے گا. دیکھیں اکثر پانی دیکھیں ہم روز پیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, سونے سے پہلے, صبح اٹھتے ہی ہم پانی پیتے ہیں, لیکن صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو نا کافی چینجنگز یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم پانی پینا بھول جاتے ہیں. ہماری باڈی کو ڈیلی بیسس پہ ایک جو ہے نا وہ مخصوص مقدار میں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم اتنا پانی اس کو نہیں پرووائڈ کر پاتے, تو اس کی وجہ سے بھی پھر ہماری باڈی میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں, کافی بیماریاں آ سکتی ہیں, ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں. خاص کر اس موسم کی بات کریں جہاں پہ بہت زیادہ اس وقت گرمی ہے, سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو ذرا اس پہ بات کریں گے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ کیفین لے لیتے ہیں, یہ چائے
कॉफ़ी या डिफरेंट मशरूबात हैं, ये जो फ्रीज़ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये हम लेना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये इसको हम पानी का मुतबादल समझ सकते हैं? इसको भी ज़रा हम क्लियर करें, क्योंकि नॉर्मल लोग कहते हैं मैंने इतने कोल्ड ड्रिंक पी, इतने मैंने मशरूबात पी लिए, चाय कॉफ़ी मैंने इतनी ज़्यादा पी है, तो क्या ज़रूरत है पानी की? तो ज़रा इस सोच को भी हम देखते हैं कि किस हद तक इसमें सदाकत रखती है, या पानी पानी ही है, उसका कोई नेमर बदल नहीं है, तो इस पर भी बात करेंगे। और अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते या सही पानी जो उसका तरीका है वो हमें नहीं आता, तो किन बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं, आइए ज़रा डिटेल में जान लेते हैं। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। मोहम्मद ज़ैन शाहिद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम, क्या कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़ैन साहब कि इंसानी जिस्म में जो ऑब्वियसली पानी की एक मिकदार है वो हमारे कहा जाता है खून से भी ज़्यादा है जी जी। लेकिन हम जो डेली बेसिस पे पानी है वो बहुत रेयर हो के कुछ लोग उसको क्वांटिटी को पूरा कर लें। तो किन बुनियादी चीज़ों पे हमें सबसे पहले फोकस करना है पानी पीते हुए? अगर हमें बॉडी के उस ज़रूरत को पूरा करना है तो वो जो एक क्वांटिटी रखी जाती है कि डेली बेसिस पे इतना पानी पीना ही पीना है, अब उसका सही तरीका जो है ज़रा वो बताएं। सही है। जहाँ तक पानी की बात है ना, तो जिस तरह हमारे लिए बाकी न्यूट्रिएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, प्रोटीन्स लेने हैं, फैट लेने हैं, ठीक है, हमने रोटी खानी है, चावल खाना है, गोश्त खाना है, तो इसी तरह पानी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ में। अगर आप अपनी बॉडी कंपोजिशन पे देखें ना, तो 65 to 70% बॉडी हमारी वाटर पे ही बेस कर रही है। तो इसी चीज़ पे आप देख लेंगे पानी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इसी चीज़ के साथ लिंक कर रहे हैं कि हमारा डिहाइड्रेशन, हमारा प्रॉपर्ली वाटर इनटेक ना होना। अच्छा, कुछ तो ये लोग चीज़ बड़ा मैटर कुछ कर यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपसे ऐड करवाना चाहूँगी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब जो खासकर एसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब उन्हें तो ऑब्वियसली स्वेटिंग नहीं होती, तो वो प्यास फील नहीं होती, तो वो कहते हैं जब हमें प्यास ही नहीं लग रही है तो हमने पानी क्या पीना। तो जरा इसको भी ऐड कीजिएगा। नहीं, जैसे आपने एक पहले इससे बात की थी ना कि पानी हमें पीना कितना चाहिए, हाँ। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का तरीका ये है कि आप जो है पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। और वो बंदा जो कहता है मुझे प्यास नहीं लगती इस वजह से, या मुझे याद नहीं रहता पानी पीने का, तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है, तो याद आएगा ना, जब प्यास नहीं लग रही तो याद नहीं, उसका एक सबसे ना बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है कि आप जहाँ पर बैठे हुए अपने पास पानी की बोतल रख लें या जग रख लें। जब कोई चीज़ आपके पास पड़ी होगी ना तो आप पी लेंगे, नफसियाती तौर पे आप उसकी तरफ जाएंगे, चले जाएंगे। अगर आपसे कोई चीज़ दूर है ना, थोड़ी आगे पड़ी है, मैं हिम्मत नहीं करूंगा कि यहाँ से चल के मैं वहाँ तक जाऊँ और लेके आऊँ, या तो कोई बंदा मेरे पास नहीं है जो मुझे ला के डाल के दे दे, ठीक है। तो पास आएगा तो हम पानी आजकल ये वाला एक एलिमेंट बहुत आता है, हर बंदा कहता है मुझे सब चीज़ें टेबल पे मिल जाए, तो उसके लिए सोल्यूशन यही है कि आप जग भर के अपने पास रख लें और पी लें, वो एक आसान तरीका है। सही तरीका क्या पानी पीने का? जैसे जो एक 2-2.5 लीटर जो भी डेली बेसिस पे आप लोग रेकमेंड करते हैं कि पानी जो है ना वो पीना चाहिए, जो कि बॉडी की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन उसका सही तरीका क्या है? वैसे अगर आप सुन्नत को देखें ना, तो उसमें तो ये ना कि आपने 3 सांसों में पानी पीना है, बैठ के पीना है, आराम से पीना है, सांस में गटक जाता है। और हमारा ये होता है कि हम तो एक ही सांस में पूरा गिलास पी लेते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन तो वही है कि हम सुन्नत को फॉलो करें, 3 सांसों में पिए, एक 2-2 घूंट करके पिए, तो वो सबसे बेहतर होता है कि एकदम से एक ओवर बर्डन नहीं जाएगा हमारी बॉडी को, और आराम आराम से हमें जो है पानी मिलेगा। और इवन एक चीज़ बड़ी मैटर करती है, इवन खाने पीने में भी, चाहे पानी पीने में, ये जो है ना आराम आराम से पीना या बैठ के पीना, इसको हमने खाने पीने में एक चीज़ से रिलेट करे होते हैं, हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। मतलब कोई भी काम करें ना वो माइंडफुली होकर करें। जब आप माइंडफुल होकर कोई काम करेंगे ना तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये है कि आप आराम से बैठें, तसल्ली से बैठें और प्रॉपर फोकस करें जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, बजाय इसके कि अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटी में साथ इंगेज रखें। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मली हम किताबों में यही पढ़ते हैं कि 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को। अच्छा, इसमें क्या जो आपका वज़न है, आपकी जो उम्र है, या फिर मौसम की जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमें वो जो 2 से 3 लीटर है वो, या फिर उम्र और वज़न और मौसम से कम ज़्यादा हो सकता है?
हाँ, ये वेट के ऊपर काफ़ी डिपेंड कर रहा होता है और आपका जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है आपकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि खासतौर पे गर्मियों के अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है वो स्वेटिंग होती है। हाँ। और एक वो पर्सन जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, उसकी भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, नमकियात की कमी हो रही है, पसीना निकल रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी ने उस चीज़ को भी फुलफिल करना है, तो उसके लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। और एक एथलीट या एक वो पर्सन जिसकी कोई एक्टिविटी अच्छी है, उसका और एक नॉर्मल पर्सन का कंपैरिजन नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ बॉडी टाइप या किसी भी चीज़ में। ठीक है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है जो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बैठा ही रहता है, मतलब उसकी एसी में बैठा हुआ है, जो आजकल हमारा मेजोरिटी पॉपुलेशन का सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, तो सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं और घर जाते हैं तो भी बस वही काम किया जाए, खाया पिया सो गया। तो वो जो एक पर्सन होता है जिसका कोई प्रॉपर्ली वो नहीं होती, तो उसको वो बहुत किस्म की स्वेटिंग भी नहीं हो रही जी, तो वो किस तरह पानी, तो वो जो एक नॉर्मल पर्सन है उसके लिए हम ये कहते होते हैं अगर आपका जितना बॉडी वेट है ना उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लें। 30 से लेट्स सो अगर मैं 70 किलो का हूँ ना, तो मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2100 ml आ जाएगा। मतलब एट लीस्ट मैंने इतना पानी पीना है। 2100 ml का मतलब है कि 8 से 9 ग्लास। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट आई हैव टू फुलफिल। मतलब ये तो मैंने लेना ही है ना, ऊपर छोड़े, इतना तो लेना है, इतना तो पीने इतना है। मतलब 8 ग्लास का मतलब है कि 2 लीटर तो और अगर बहुत आप भारी काम कर रहे हैं, स्वेटिंग ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वर्कआउट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ओके। और बच्चों के लिए तो सेम है, ऑलमोस्ट फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। उनके पास फार्मूलाज थोड़े डिफरेंट होते हैं फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के बच्चों के, लेकिन ऑलमोस्ट इसी रेंज में आता है। बच्चों के थोड़े से वेट वगैरह कम भी होते हैं और वो चीज़ें। अच्छा, कुछ मैं इंट्रो में मैंने भी बात की थी कि कुछ लोग कहते हैं जैसे चाय कॉफ़ी ले ली या सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं या जो रंग बिरंगे शरबत निकले होते हैं मीठे, ये बना के पी रहे होते हैं, तो उसको भी हम पानी में शुमार कर सकते हैं? नहीं, फ्लूइड रिक्वायरमेंट में तो आप फॉलो उसको लेके चल सकते हैं, यानी कि फ्लूइड तो है वो। लेकिन जहाँ तक वाटर की बात है और आप फिजी ड्रिंक्स को रिलेट करें या कोक, पेप्सी या कैफीन या चाय वगैरह को रिलेट करें, तो वो फ्लूइड के अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन वो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिलिंग करेंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ कार्बोनेटेड एसिड जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर शुगर का इंटेक है। आप कैफीन की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कौन सा ब्लैक कॉफ़ी पीने का ट्रेंड है, उसमें भी मिल्क वगैरह या चीनी वगैरह ऐड की जा रही है प्रॉपर्ली, मोस्टली कॉफ़ीज के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो फिर आपकी फ्लूइड नहीं रह जाती, वो आपको मज़ीद दूसरी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। तो वो आपको प्रॉपर जो एक स्पेसिफिक जो पानी चाहिए ना वो नहीं मिल रहा होता, बट यू आर टेकिंग फ्लूइड आपको मिल रहा है, लेकिन आप वाटर रिक्वायरमेंट पानी वाले जो पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। कुछ लोग सुबह उठते ही जो है नहार मुंह पानी पीते हैं, ये सही है? हाँ, ये ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। नॉर्मल पानी या ठंडा या नीम गर्म या नॉर्मल वाटर इज बेटर, बजाय इसके आप ठंडा पानी पिए फटाफट सुबह उठ के। अच्छा, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। नॉर्मली हम देखे कुछ लोग हैं वो सुबह उठते खासकर ये टोटके जो इधर उधर से खवातीन हमारी सुन रही होती हैं कि गर्म पानी के अंदर नीम गर्म वो लेमन मिक्स करके सुबह जीरा डाल के पी लें, लेमन वाटर डाल लें, या चिया सीड्स डाल लें, होते कि वेट हमारा कम हो। नहीं, हर एक चीज़ के ना कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं। जैसे हम अक्सर चिया सीड प्रमोट कर रहे होते हैं, तो चिया सीड का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि आप सुबह सुबह पी लें, आपको फाइबर और प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। और रात को भिगो के सुबह पी लें, वो पी लें, आधा घंटा ही भिगो लें तो कोई मसला नहीं होता, सही, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपको फाइबर प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे आजकल के जो मसले हैं ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो इस चीज़ के साथ लिंक है कि हम सुबह उठ के ना फटाफट बजाय इसके कि मीठी चीज़ एकदम फेंकें अपने स्टमक के ऊपर कि ऑलरेडी वो जो इंसुलिन कंट्रोल हुई है वो स्पाइक कर जाए, उससे बेहतर है कि आप चिया सीड वाला वाटर पी लें, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस मिल जाएगा। इस मौसम में है भी बड़ा अच्छा, तो इट्स अ गुड थिंग। आपके तुख मलंगा और ये चीज़ें बड़ी इफेक्टिव हैं इन चीज़ों में। अच्छा, कुछ लोग खाना खाते हुए या तो बीच में सिप से पानी लेते रहते हैं या खाने के दौरान बिल्कुल पानी नहीं पीते और एंड पे ढेर सारा पानी पी लेते हैं, तो ये सही है? इट्स नॉट अ गुड हैबिट। ये हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की यही हैबिट है कि हम पहले पिएंगे नहीं और एंड पे 2-3 गिलास पी लेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को देखेंगे, आप जो भी चीज़ खा रहे हैं ना उसने बाद में जाके डाइजेस्ट होना स्टमक के अंदर, और स्टमक ने डिफरेंट एसिड्स को रिलीज करना उसकी डाइजेशन के लिए। तो वो जो हम एक चीज़ करते हैं ना हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम को, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं हम कहते हैं कि सबसे पहले जब हम खाते हैं तो हमारे जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए क्या हमारा काम करे, हमारे मुंह के अंदर थूक है जी, उसके अंदर जो एंजाइम है सलाइवा जो है हमारे पास, ठीक है, तो जो स्लीवरी अमाइलेज है वो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है कि वो स्लिप करके प्रॉपरली पैसेज वे से होकर स्टमक तक जाए।
जब आप वाटर का इंटेक इतना कर देंगे ड्यूरिंग ईटिंग फूड और आफ्टर द फूड, तो वो जो उसकी डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आजकल हमारे मैदे खराब हुए हैं। और ये जो स्टमक इशू ठीक फिर है, कॉमन हो तो ये जाता एक सबसे बड़ी एक मसला ये है उसके और अंदर। ये भी कहा जाता है कि जब आप खाने के लास्ट पे पानी पी लेते हैं तो आपका वजन बढ़ता है। वजन से इतना ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं होता, ऑटोमेटिकली जब आपकी डाइजेस्टिबिलिटी इफेक्ट होती है तो उस पर आपके गट के प्रॉब्लम्स बढ़ते इशू हैं। तो हाँ, और इवन मोस्टली लोगों का जो थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है उसमें कॉन्स्टिपेशन एक मेजर एलिमेंट हमें मेजर देखने को फैक्टर मिल रहा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा, तो वो भी आप रिटेन करेंगी बॉडी आपका। तो ये तो चीज़ें होती हैं। तो अब पानी की अब जो कमी है वो अगर हमारी बॉडी में हो रही है, पानी सही तरीके से या जितने हमें मिकदार में चाहिए वो हम नहीं पी पा रहे हैं, तो क्या हमारी बॉडी हमें कैसे इंडिकेट करेगी या कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है जो कि हमें फिल पूरी करनी? सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमें खुद ही पता चल जाता है कि हमारा मुंह खुश्क हो रहा है, हमारे होंठ खुश हो रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी वाटर की रिक्वायरमेंट है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होंठ ड्राई होना शुरू हो जाता हाँ, वो हो जाता है अक्सर। हाँ, आपका गला खुश्क होने लग जाता है, इन चीज़ों से तो आगे पता चल जाता है। दूसरा ये होता है कि सम टाइम जब आपको स्वेटिंग वगैरह हुई होती है उससे भी आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि आपका जो इस टाइम जो है बॉडी को फ्लूइड रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है। अच्छा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आप, कई लोग ऐसे होते हैं उनको किडनी के पेन्स और इस तरह के मसले भी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनका वाटर इनटेक प्रॉपर्ली नहीं होता, अच्छा नहीं होता। सही। वो एक सबसे बड़ा एक रीज़न बन जाता है। और लेजीनेस, सुस्ती भी आना शुरू हो लेजीनेस जाती आता है, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं मोस्टली। अगर आप पानी पीते रहेंगे ना तो आपके एनर्जी लेवल सेट रहेंगे। हेडेक और ये चीज़ें वो है ना, अगर आप खाना पीना जो है छोड़ देना तो आप महीना भी जी लेंगे, ठीक है। अगर आप पानी पीना छोड़ दें आप जी के दिखाएं कुछ दिन भी। वाटर इज मच नेसेसरी न्यूट्रिएंट जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सही। तो ये जो आजकल पानी, क्योंकि अब तो जो वक्त आ गया अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कि अब पानी जैसी चीज़ भी हमें ख़रीद के पीनी पड़ रही है अपने ये नीड पूरी करने के लिए भी। लेकिन ये जो इसमें ये जो बोतलों में या फिल्टर, ये प्लांट्स के जो पानी आ रहे हैं या जो ये जो पाइपलाइन लगी हुई है इसके जो पानी आ रहे हैं इस हवाले से जो हम पी रहे हैं, क्या ये हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है? क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर अच्छा साफ पानी आपको नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं वो तो बढ़ती चली अच्छा, जाएंगी। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा था, आपको गाइड किया जा रहा था कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। या तो पानी हम बहुत कम पीते हैं या जब जो पानी पीते हैं उसका भी सही इस्तेमाल हमें नहीं पता होता कि कब हमें कब पानी पीना है, वक्त क्या होना चाहिए, कितने मिकदार में हमें एक टाइम में पानी पीना चाहिए और खाने के जो औकात है उसमें कैसे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस पे हम बात करें, जैन हमारे साथ है। जैन, हम बात कर रहे थे कि आजकल पानी हमें ख़रीद कर जो है ना वो पीना पड़ रहा है। अब तो वो ये भी मुफ्त में हमें नहीं मिलता, लेकिन जो जिन बोतलों में आ रहा है या जिन प्लांट से वो फिल्टर से लाया जा रहा है वो पानी पीना सेहत के लिए सही है? हाँ, पहले भी यही बात हो रही थी कि मैंने कहा था कि वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस क्वालिटी का पानी आ रहा है। तो अगर क्वालिटी ऑफ वाटर सही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो वाटर से डिजीज़ बढ़ती हैं जी, वो तो फिर बढ़ती चली जाएंगी। डायरिया और इस तरह के मसले मसाइल जितने भी हैं हमारे, ये जो टाइफाइड है, हाँ टाइफाइड है, डायरिया है, हैज़ा हो जाता है, इस तरह के जो मसले और मसाइल ये हेपेटाइटिस वगैरह, आजकल हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा हो रहा है इसी वजह से। तो इस तरह के मसले काफ़ी सारे हमारे पास आजकल देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि पानी का ना प्रॉपर एक TDS होता है। तो अगर तो प्रॉपरली जो आप फिल्ट्रेशन प्लांट से ले रहे हैं वो पानी प्रॉपरली एक अच्छा नॉर्मल वाटर है, उसका pH वगैरह ठीक है, फिर तो मसला नहीं है इतना बड़ा। ये ऐसा ना हो कि वो हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इस तरह की चीज़ ना हो और प्रॉपरली वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में हो तो इट्स अ गुड थिंग। और बाकी कोई भी है पानी आप ले रहे हैं और अगर आप टूटी वाला ही पानी आ रहा है तो बेहतर है कि आप उसको बॉयल कर लें। बॉयल करना एक सबसे बड़ी एक सेफ्टी है आपके लिए, जो आपके पास अथॉरिटी भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ मैटर करती है। पानी साफ है, हाँ, उबाल के ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो डेड कर देंगे टेम्परेचर की वजह से। वो एक सबसे एक बड़ा बेनिफिट होता है। बाकी ये चीज़ लाजमी देखें कि आजकल ना एक बहुत बड़ा मसला किडनी स्टोन्स वगैरह का ही पड़ रहा है। उसमें भी एक बहुत बड़ा जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो आपका ये मिनरल वाटर वगैरह इसका एक कल्प्रिट बनते जा रहे हैं। इवन हम मिडिल ईस्ट वाली साइड में देखें ना तो वहाँ पे तो पानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो लेते ही बोतलें खरीद के हैं। आप दुबई सऊदीया वालों को अगर यहाँ पे तो फिर हमें पानी मिल जाता है, जैसे ही मिल जाता है, ठीक है, वो खरीद के पीते हैं। वो कहते हैं हमें
जो कोल्ड ड्रिंक्स है उससे महंगी पानी की बोतल पड़ती है तो ये एक बड़ा एलिमेंट होता है उनके अंदर। ये हमें किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो के स्टोन वगैरह क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ पानी ऐसे भी मार्केट में हम देख रहे हैं जैसे वो ये टीन में आ रहे हैं और उनमें थोड़ी गैस टाइप पाई जा रही है, अब ऐसे पानी भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो पानी सही? स्प्रिंकलिंग वाटर इज़ अ गुड थिंग। अगर तो स्प्रिंकलिंग वाटर है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एडिटिव ऐड नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। क्यों? अच्छा, वो काफ़ी अच्छा है, वो आप लोगों के गट रिलीफ के लिए काफ़ी एक इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो मोस्टली लोग वो इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, हमारा जो GIT है वो क्लियर हो जाए। बड़ा अजीब सा टेस्ट हाँ, लेकिन द बेटर थिंग इज़ के अगर तो स्पार्कलिंग वाटर का इतना टेस्ट नहीं का मसला नहीं होता। लेकिन आजकल जो डिफरेंट फ्लेवर्ड वाटर्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। आपके पास आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट वाटर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल। उसके बाद आपके पास अगर मज़ीद वाटर की वैरायटी में देखें तो एक मिनरल वाटर था, एक प्यूरीफाइड वाटर भी आ गया। आपने देखा होगा उनके ढक्कन चेंज होते हैं, बोलते हैं किसी का ब्लू ढक्कन होता है, किसी का वाइट ढक्कन होता है, किसी का ग्रीन होता है। वो चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही होती है कि ये मिनरल वाटर है, ये प्यूरीफाइड वाटर है, या ये सिंपल जो आपका RO प्लांट है उससे गुजर के आ रहा है। लेकिन तो पानी पे भी बिजनेस हो रहा है, बट पब्लिक की सेहत के साथ भी बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन जो आवाम है उसको एक मिनरल वाटर ही कंसीडर कर रही है, वो ये नहीं दिख रही है प्यूरीफाइड है, ये मिनरल है, ये किस कैटेगरी में। तो ये आजकल जब से कमर्शलाइजेशन आई है ना, तो कमर्शलाइजेशन ने बहुत सारे जो ट्रेंड्स हैं उनको बदल दिया। मतलब इंसान की सेहत पे भी पैसा कमाया जा रहा है। तो ये खासकर जो ये मौसम है, गर्मी शदीद है, ये हीट स्ट्रोक और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी बड़ी देखने को मिल रही हैं। तो उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी, या ये मोस्टली लोग कहते हैं सादा पानी भी इतना नहीं पिया जाता, तो उसमें क्या ऐड करके पिया जाए कि हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन से बचा जा सके? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपको डिहाइड्रेशन होती है वो क्यों होती है? पसीना आने की वजह से होती है। पसीने में आपके जो नमकियात हैं वो कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। तो उसका सबसे तो बेहतरीन ऑप्शन ही, अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है, BP हाई नहीं होता, तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा। आप उसके अंदर कोई लेमन स्क्वीज करके यूज़ कर सकते हैं विटामिन C के तौर पे। इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ नहीं है तो ORS इज़ अ गुड थिंग जो आप ऐड कर सकते हैं। टेस्टी भी है। हाँ, ORS थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा आजकल, तो लेमन ऑरेंज फ्लेवर भी आते हैं, ठीक है, वो भी एक आ जाता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब तो मार्केट में आ गई हैं ORS से रेलिवेंट, वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक। इवन एक बड़ा मसला है हमारी फीमेल्स के अंदर, एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, वो CAC का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। कैल्सी, CAC ज़्यादा यूज़ करती हैं? बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। CAC 1000 या अक्सर आपने देखा होगा। जी। इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स। वो कैसे? एक्सेसिव है ना यूज़। ओके। आप कोई भी चीज़ एक लिमिट से क्रॉस करेंगे तो उसमें एडवर्स इफेक्ट दिखाना है अपना। तो लिहाजा अगर आप कोई भी चीज़ लें उसको एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करें तो इट्स अ गुड थिंग। एक्सीड करेंगे तो फिर मसला होगा। तो नॉर्मली उसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए, मंथ में या वीक में? बहुत प्रोलॉन्ग ना करें। अगर आपको सवेर कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, 1-2 महीने ले लिया बहुत है। क्योंकि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी तो मुझे लगता है हर एक में है। दूध नहीं पीते ना। यस। और मुझे ये बताएं, प्योर दूध मिलता कहाँ है शहरों के अंदर? मिल जाता है, नहीं मिलता। कुछ हद पे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बहुत रेयर है वो फिर भी उससे काफ़ी हद बेहतर है जो मिल रहा है। जो यकीन जाने, जो मुझे आस पड़ोस में जो दूध मिलता है, क्योंकि मैं तो अक्सर गांव से वो खालिस भी लाती रही हूँ ना, तो मुझे तो एक्सपीरियंस है। तो वो जो मिलता है, यकीन जाने वो आप उसको बॉयल करें, वो दूध 24 घंटे नहीं निकालेगा, वो दूध खराब। नहीं, ऐसे ही होता है। उसमें सबसे केमिकल हैं तो वो खराब होता है ना? नहीं, केमिकल्स के अलावा बहुत कुछ ऐड किया जाता है। ख़ास तौर पे बहुत सारे जो आजकल तो काफ़ी फूड अथॉरिटी ने इस चीज़ के ऊपर वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है। उनको डर होता है कि हमने क्वालिटी को मेंटेन करना है, एट इज इतना फैट हमने छोड़ना है, नहीं तो आ गया रडार में तो उन्होंने सारा का सारा दूध वेस्ट कर देना है। तो इस चीज़ की बस थोड़ा चेक एंड बैलेंस हो रहा है, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो होता है। लेकिन कुछ जगहों पे इन्फोर्समेंट है जो उनके थोड़े से एक ज्यूरिडिक्शन में आ जाते हैं, जो थोड़े साइड में है वो फिर अपना खेल लेते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन ये है कि आजकल काफ़ी ट्रेंड सेट कम हुआ है। खासतौर पे पहले वो इंजेक्शन वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया था, वो वाला आजकल काफ़ी कंट्रोल हुआ है। ऑक्सीटोसिन वगैरह बहुत केमिकल है। अच्छा, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके जो बॉडी में ये पानी की जो ज़रूरत है वो किस हद तक मुख्तलिफ होती है? वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज होती रहती हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे मेन चीज़ है ना पानी का,
उसमें एक आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव के लिए वाटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक बंदे की न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, 2 बंदों की न्यूट्रिएंट चाहिए। ऑब्वियसली। तो ऑब्वियस उस ड्यूरेशन के अंदर हम कैलोरिक डिमांड भी बढ़ जाती हैं, इनटेक भी आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। एट दैट टाइम आपको प्रॉपरली फ्लूइड रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, सही। क्योंकि आपके जो आपका जो है वाटर, उसका आपके ना जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स तक तो उनको लेके जाएं लाजमी, जितना उनको पानी पिलाएं। अच्छा, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, खासकर अगर वो बाहर काम से आए हैं, कोई काम करें, एकदम खड़े हैं, तो सही वो उन्हें ठंडा जो है ना वो चिल किस्म का पानी चाहिए। तो इतना ठंडा पानी सेहत के लिए सही है? हाँ, अब हमारा आपने एक देखा होगा कि हमारे इधर तो ठंडे पानी का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। अगर आप चाइना, जापान, इन लोगों को देखें तो वो लोग गर्म पानी पीते हैं। और यू ऑलवेज सी मोस्ट ऑफ द चाइनीज एंड जापानीज स्लिम एंड स्मार्ट। ऐसे ही? ठीक है। तो मतलब ये ठंडा पानी हाँ, खतरनाक है। ये एक बहुत बड़ा इनका एक बेनिफिट है कि वो थोड़ा गर्म चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। और जो ठंडा पानी है उसका ये सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म होने की वजह से भी आपका बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं रहता। अच्छा। क्योंकि हमारी बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर होता है, जो कि हम कहते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका एक आइडियल बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्रीज। ठीक है। 37 डिग्री पे ऑलरेडी आप बैठे हुए हैं, बाहर से 45 पे आ रहे हैं, ऊपर से आप माइनस वाला टेम्परेचर देंगे तो वो फिर होम्योस्टेसिस जो है इम्बैलेंस होगा। तो वो एक सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। गला ख़राब होना, ये चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहती हैं। सुबह तो बेहतर है कि नॉर्मल वाटर पिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना पिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना पिए, नॉर्मल रखें। सही, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक बॉडी की जो नीड है 2-2.5 लीटर या 3 लीटर, तो वो इससे ज़्यादा पानी का इंटेक कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा पानी नुकसान दे सकता है? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। पानी पीना जितना मर्जी भी कुछ नहीं होता, गुर्दे साफ हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, ज़्यादा पानी पिए कितनी साफ तो ये साफ हो जाएंगे। हाँ। अब एक चीज़ है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी इलेक्ट्रोलाइट्स की या नमकियात की, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट वो सोडियम है जी, नमक, सोडियम क्लोराइड। अब आपने नमक के देखी होगी वो पानी के अंदर ना डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। हमारी बॉडी, जब हम पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे ना, जो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की अवेलेबल है ना, वो डिजॉल्व हो जाएगा। इवन अगर आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि 3-4 टेस्ट ना बड़े हॉस्पिटलाइज एडमिट पेशेंट के चेक करवाए जा रहे हैं, एक पोटाशियम चेक कर रहे होते हैं, एक सोडियम चेक कर रहे होते हैं, एक क्लोरीन चेक कर रहे होते हैं। अगर किसी बंदे का सोडियम बढ़ा हुआ ना, उसका वाटर का इंटेक बढ़ा दो, उसका सोडियम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। जब आप एक्सेसिव वाटर इंटेक करते हैं तो वो सोडियम जो है ना उसको डिजोल्व कर लेता है वो पानी, जिसकी वजह से ना बॉडी हमारी हाइपोन्यूट्रिएमिया में चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम लेवल्स कम हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, जो कि किडनी डैमेजिंग का भी कॉज बनता है अक्सर सिचुएशन। मतलब वो चीज़ जितनी आपकी बेनिफिशियल है उतनी वो हार्मफुल भी है अगर आप उसकी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। तो वो तो कोई भी चीज़ जब लिमिट क्रॉस करेंगे तो उसका हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की ज्यादती जो है वो नुकसानदेह है। तो फिर पानी जितना ज़रूरत है उतनी पिए तो काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा अपना ही पिए तो अच्छा है। रात को सोने से पहले क्या पानी पी लेना चाहिए? हाँ, एक आधा गिलास ले लें, कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली बात है, आपने सारी रात बॉडी को कुछ नहीं मिलना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, पी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बच्चे जो हैं ऑब्वियसली उनका हमें बाज़ दफ़ा नहीं आइडिया होता कि इनको डेली कितना पानी देना है, या इन्होंने उतना पूरा किया है नहीं किया, या किसी न किसी चीज़ से उन्होंने पेट भरा होता है तो कहीं पानी पी ले, नहीं मुझे नहीं पीना, हमारा पेट फुल है, तो उनकी बॉडी की नीड जो है पानी की खासकर वो फिर कैसे पूरी की जाए? असल बच्चों की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आजकल बच्चों के मसाइल हैं, वो सारे के सारे ना उनकी ईटिंग हैबिट से रिलेट कर रहे होते हैं। और जो हैबिट बिल्डिंग वाला काम होता है ना, वो तो आपने जब बच्चा पैदा होता है ना तो पहले 2 साल के अंदर करना होता है। इस चीज़ में हमारी न्यूट्रिशन में कहा जाता है कि 1000 डेज ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ चिल्ड्रन। उस 1000 डेज के अंदर वो प्रेगनेंसी वाला टाइम पीरियड भी है। उस 1000 डेज के अंदर वो जो 2 साल आपके लैक्टेशन वाले फेज के हैं, पहले 2 साल वो भी इंक्लूडेड है। उसी में ही आपने बच्चे की हैबिट डेवलप करनी है। उसमें आप जो बच्चे को आदत डालेंगे ना, उसने उसी चीज़ को लेके चलना है। बाद में हैबिट बिल्ड करना बच्चे की बहुत मुश्किल काम है। दूसरा ये होता है कि बच्चे जो है ना थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें वैरायटी मिले चीज़ों की, हमें थोड़ा सा फ्लेवर आए, टेक्सचर आए, ये चीज़ें आए। तो इन दैट सिनेरियो ये है कि आप शिकंजवी टाइप इस तरह की चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करवाते सकते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा एक फ्लेवर आए, उस केस में वो आए अगर पानी नहीं पीते।
बाकी थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पीना इज इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब एकदम से वो ना दें, आधा आधा ग्लास करके पीता रहे, वो जरूरी है। लेकिन ये है कि इट्स गुड अगर आप उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड कर दें, ऐसी चीज़ ऐड ना करें जिसके अंदर केमिकल्स हों, शुगर्स हों, एडिटिव्स हों। ये डिफरेंट जो रंग बिरंगे शरबत भी निकले ये हुए ना हैं, करें। टैंग निकले हुए नेचुरली हैं, है, चीज़ें। आप लेमन स्क्वीज करते हैं, शिकंजी बनाते हैं, उसमें चीनी ज़्यादा ना डालें, आप सोडियम का इंटेक अच्छा रखें। एक तो विटामिन सी भी मिल जाएगा, दूसरा साथ पानी भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा इस तरह ठंडा की भी ना चीज़ें दे, दें। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल वाटर, जो थोड़ा थोड़ा ठंडा दे दें, उसका ठीक है। बहुत ज़्यादा यक ठंडा बर्फ़ वाला पानी जो है वो अक्सर ये करते वो हैं ना, सबसे तो बड़ा बहुत डैमेजिंग इफेक्ट है। बुजुर्ग जो हैं उनके लिए भी क्या सेम ही पैटर्न है कि पानी 2-3 लीटर ही उन्होंने पीना है? हाँ, बड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मसला हमें देखने को मिलता है वो जॉइंट्स और हड्डियों का, ये बड़ा मसला आ रहा होता है। चलने फिरने में डिफ़िकल्टी बहुत आता Obviously. है, आपकी उनके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा आर्थराइटिस या इससे रिलेट वो लोग कर रहे होते हैं, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इन्फ्लामेशन चाहे किसी भी तरह की हो, उसमें वाटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे मैंने पहले बात की कि जो जॉइंट्स है ना, उसकी लुब्रिकेशन के लिए पानी चाहिए, जो उसने हिलना जुलना है वो हाँ, प्रॉपरली, चलना ठीक फिरना, है, ये movement चीज़ होगी। है। तो उसके लिए आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। आइडियली उसी चीज़ को आप कंसिडर करें जो मैंने कहा था कि जितना वेट है ना उसको 30 से मल्टीप्लाई कर ले, उतना तो लेना है आपने पानी। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए उतना पानी आपने पीना लेना है 30। अच्छा, कुछ खवातीन खासकर ऑफिस गोइंग जो हैं वो तो पानी को डिफरेंट वो बना के उसमें खीरा ऐड कर रही हैं, लेमन ऐड कर रही हैं, कुछ पुदीने की पत्तियां ऐड कर रही हैं, अदरक वगैरह ये चीज़ें ऐड करें, तो इस तरह पानी बना के पास रखना ये सही है? हाँ, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप नेचुरल कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली इस चीज़ को रिलेट किया जा रहा होता है डिटॉक्स वाटर के साथ, डिटॉक्स वाटर, ठीक है, इस चीज़ पे आया जाता है। हाँ। तो अगर आप नेचुरली कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसको हम वैसे इन्फ्यूज ड्रिंक्स कहते हैं, मतलब बजाय इसके कि आप वो ग्राइंड करके वो कोई चीज़ ले लें, आपने वही जो आपके मिंट लीव्स हैं, क्यूकम्बर है, चिया सीड्स हैं, वो आपका जिंजर वगैरह कोई भी चीज़ है वो डाल देते हैं, तो उसके हमारे जितने भी खाने पीने चीज़ें हैं नेचुरली, उन सब के अंदर कोई ना कोई एक्टिव बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है जो हमारी हेल्थ के लिए इफेक्टिव होता है। सही, मतलब हम खाली कहते हैं ना खीरा खाने से, वो खीरा खाने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है असल कमाल उसका है। ठीक है, अगर आप वो जिंजर खा रहे हैं, जिंजर के अंदर जो जिंजरोल है ना, जिंजरोल ने खाना काम करना है तो वो उसका फिर वो इन्फ्यूजन जो है ना क्रिएट होती है। तो इट्स अ गुड। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बड़ा अहम है। टॉपिक बताने से पहले एक रिपोर्ट, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। कल हमने प्रोग्राम किया था ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, इस चीज़ों पे हम जिक्र कर रहे थे, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इस पे प्रोग्राम होते भी रहते हैं। तो हम अक्सर बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ये हमारे फ़ायदे के लिए है, हमें इसका मस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल शुरू करते हैं ना, तो यकीन जाने हो सकता है उस टाइम आपको फील ना हो, लेकिन बाद में उसके नुकसान ज़रूर सामने आते हैं, जो उसके मनफी असरात होते हैं। तो ये चाइना का एक वाक़या है जहाँ पे जो स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट कहीं के भी हों, वो अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, शातिर समझते हैं, लेकिन भाई देखें जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट होता है और टीचर टीचर होता है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, आप स्टूडेंट जितने भी टेक्नोलॉजी को समझ जाए, भले टीचर से कम, टीचर आपसे ज़्यादा वो ना जानती हो एआई के बारे में या टेक्नोलॉजी को, लेकिन उस्ताद उस्ताद होता है। आप ज़्यादा देर उसकी आंख से छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो ये चाइना का एक वाक़या जहाँ एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम चल रहे थे और बेचारे ने कहीं पढ़ाई नहीं की होगी या उस तरह अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की होगी, तो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने जनाब एआई ग्लासेस, जो चश्मे हैं, उसका इस्तेमाल किया है, यानी चीटिंग करने के लिए। और जनाब ये एक साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है चाइना में, उसका स्टूडेंट है, उसने एआई से जो बने एक स्मार्ट चश्मे थे, उसके ज़रिए उसने किया है कि अपना वो पेपर हल कर रहा था, यानी कि नकल कर रहा था, लेकिन नकल करते हुए वो पकड़ा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो वाक़या है 1 जुलाई को इम्तिहानात जो हैं वो शुरू होने के तकरीबन 10 मिनट तक निगरान अमले ने जो स्टूडेंट था उसके चश्मे का जो लेंस है उससे जब सब्ज़ रोशनी चमकती हुई देखी कि डिफरेंट महसूस किया कि इस चश्मे में कुछ डिफरेंट है, यानी कि एक सब्ज़ किस्म की रोशनी चमक रही है, बार बार उनको इंडिकेट कर रही है। तो टीचर को शक होता है और शक की बिना पर उसका चश्मा जो है वो उतारने को कहा जाता है, जिसके बाद उसने एतराफ़ किया कि वो एआई का स्मार्ट चश्मा इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि
हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को बहुत होशियार चालाक समझ रहे थे और वो उस पेपर को हल करने के लिए उस चश्मे का, उस एआई टेक्नोलॉजी का जो है वो सहारा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी एआई यानी टेक्नोलॉजी जो है वो मार खा गई। उस्ताद होता है जिसने, अब एआई भी जिसने ये बनाई है, ये टेक्नोलॉजी जिसने बनाई है, उसने भी किसी उस्ताद से ही पढ़ा है, माँ के पेट से तो वो पढ़ के नहीं निकला। तो भाई उस्ताद होता है। आप जितने भी कोशिश कर लें स्मार्ट बनने की, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की, आप जितनी कोशिश कर लें, उस्ताद आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे रंगे हाथों पकड़ लेगा। तो जनाब बात यह है कि आप टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल ना करें। आज आप चीटिंग करके पास तो हो जाएंगे, कल जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे तब आप क्या करेंगे? क्या यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे? अगर यही रखेंगे तो ज़िंदगी में आप ज़्यादा देर फिर कामयाब नहीं रह सकेंगे। मुस्तकिल मिजाजी और कामयाबी फिर आपका साथ नहीं देगी। तो कोशिश करें कि मेहनत से आगे आएँ, ना कि इस तरह के ऊंचे हथकंडे अपनाते हुए। स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, लेकिन चीटिंग करने के लिए हरगिज़ नहीं। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स आजकल बड़ा मसरूफ़ हो गए हैं। पहले अपने कामों में थे, अब जो बचा कुचा वक्त है वो इसी टेक्नोलॉजी ने ले लिया, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो वालिदैन की जो मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है उसमें बच्चों के लिए क्या, कैसे वक्त निकाला जाए? क्योंकि देखिए जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है ना, अब ये रुक तो किसी के कहने पे रुकेगी तो बिल्कुल नहीं। ये इसी दौड़ से इसकी जो रफ्तार है ये दुगनी तिगनी होती जाएगी, ये स्लो कभी नहीं होगी। लेकिन इस रफ्तार में जो वालिदैन हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियां समझ रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स देखिए मुलाजमत करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, जो एक मुआशी दबाव हम सब पे आया हुआ है उसको कोप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी अपनी इन तमाम तर चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त नहीं गुजार पाते, अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स के तक नहीं पहुंचा पाते, अपने इमोशंस जो हैं वो उन तक नहीं पहुंचा पाते, कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। तो इस जदीद सहूलत की जब हम बात करते हैं जिसने ज़िंदगी को बड़ा आसान बनाया है, ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारी आसान कर दी है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि ये जो वालिदैन का और बच्चों के एक जज्बाती जो रिश्ता, एक जो ताल्लुक़ था, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। तो कैसे वापस इस रिश्ते को मजबूत हम बना सकते हैं? कैसे, देखिए बच्चों को महंगे खिलौने दिलवाना, महंगे स्कूल में तालीम दिलवाना, महंगे महंगे कपड़े या गैजेट्स लेके दे देना, इससे आप जो है वो बच्चे की जो बुनियादी जो ज़रूरत है, लाइक जैसे उसको पेरेंट्स चाहिए, उसका वक्त चाहिए, उससे वो बात करना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, ये चीज़ें उसकी इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो आइए ज़रा इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि कैसे वालिदैन का वक्त, उनकी तवज्जो, उनकी जो मोहब्बत है और जो उनकी ऑब्वियसली जो उनकी काउंसलिंग है पेरेंट्स की, वो कैसे उनको मिल सकती है। जो गाइड, जो एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है वो कहीं बाहर के बंदों से आपको नहीं मिल सकता। तो आइए ज़रा डिटेल में बात करते हैं। इस पे डिस्कशन के लिए हमारी बड़ी मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी है माशाल्लाह से, जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हैं, पढ़ाती हैं, यूथ के साथ बहुत इंगेज रहती हैं, ख़वातीन के लिए बहुत सारा काम करती हैं और एक बहुत ही बेहतरीन माँ भी हैं वो। डॉक्टर अफशीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन। ये तो बड़े कम थे, ये तो बड़े कम मैंने यूज़ किए, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है माशाल्लाह से। जो आपका काम हम देखते रहते हैं और ओवरऑल जो आपकी खिदमत है हमारे सामने है माशाल्लाह से। फिर एक अच्छी माँ, इतने सारे कामों के अंदर फिर अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना, भाई सलाम है ऐसी माँ को। बताइएगा, जो अभी मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, आज के इस दौर के अंदर मसरूफ़ तरीन ये हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो बना दी है, तो बच्चों की जो एक ज़हनी, जज्बाती और एक समाजी नशोनुमा है, वो किस हद तक उस पर ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही है जो हमारे पेरेंट्स की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हर दौर के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी ड्यूटीज़ चेंज होती रहती है। अब ज़ाहिर बात है, जैसे आपने पहले एक वाक़या सुनाया एआई टेक्नोलॉजी का, तो हमारी लाइफ में एआई, मोबाइल फ़ोन्स और ये टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। तो अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हम ये सारी चीज़ें हम साइड पे रख दें और हम बच्चों के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करें विदाउट दिस टेक्नोलॉजी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो हमेशा वक्त के साथ साथ जैसे सबको चेंज होना पड़ता है, ऐसे हमें भी चेंज होना पड़ता है, हमारे पेरेंटिंग स्टाइल को भी चेंज होना पड़ता है और बच्चों की ज़रूरियात जो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, हमें उन्हें समझना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। और एक एजुकेटेड पेरेंट,
ایک سمجھدار انسان اس کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بدلتی ہوئی ضروریات کو بھی سمجھے اور خود کو اس حساب سے اڈیپٹ کرے. اڈیپٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور چیز اس میں ذرا ایڈ کیجیے گا, بتائیے گا, کیونکہ موسٹلی جو پیرنٹس کی طرف سے سننے کو ملتا ہے, اوبیسلی آپ بھی فیلڈ میں ہوتی ہیں, کہ ایک کوانٹٹی جو ہے نا اس پہ بڑا وہ فوکس کیا جاتا ہے, وائی ناٹ کوالٹی, کہ اگر آپ بچے کو ٹائم دے رہے تھوڑا دیں لیکن مکمل اس کو وقت دیں, نہ کہ آپ کہیں کہ گھنٹوں میں اس بچے کے ساتھ گزاروں تو ہی وہ وقت ہوگا. آپ آدھا گھنٹہ بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ مکمل وقت اس بچے کا ہو. اس میں ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے نا. جیسے رولز بنائے جاتے ہیں گیمز کے, اسی طرح ہمیں اپنے پیرنٹنگ سٹائل کے بھی رولز بنانے ہیں. اگر ڈنر پہ ہم سب اکٹھے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں, اور دن کا میرے خیال سے سب سے پریشیس ٹائم وہ ہے کہ سب اپنے کاموں سے فارغ ہو کے رات کو ایک ڈائننگ ٹیبل پہ یا جیسے بھی آپ کا سیٹ اپ ہے, آپ اکٹھے ہو رہے ہو اور ساتھ میں کھانا کھا رہے ہو, تو اس ٹائم موبائل پھر بالکل سائڈ پہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو کمپلیٹلی فوکسڈ ہونا چاہیے اپنے بچوں کی کنورسیشن پہ, کیونکہ جو بچے آپ سے بات کر کے سکون محسوس کرتے ہیں وہ کبھی کسی اور کے ساتھ شیئر کر کے نہیں فیل کریں گے, اور جو گائیڈنس آپ دو گے وہ کوئی اور ان کی بہتری کے لیے دے بھی نہیں سکتا. تو اس کے لیے یہ ڈسٹریکشن ہمیں سائڈ پہ کرنی پڑیں گی کہ آپ موبائل چھوڑ کے صرف بچے کو یہ فیل ہو کہ وہ وقت اس کا ہے, اور اس وقت میں آپ کی کوئی کمٹمنٹ, کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آ رہی. فون سائلنٹ کر دیں, آپ اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیں, اور کوئی قیامت نہیں آتی, کوئی دنیا نہیں گرتی, پتہ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. اسکرولنگ ہی کر رہے ہوتے, کوئی امپورٹنٹ کام نہیں چل رہا ہوتا ہمارا لیٹ نائٹ یا جب ہم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈنر کے بعد بھی آپ کوالٹی ٹائم تب سپینڈ کر سکتے ہیں جب بچوں کو سلانا ہوتا ہے. ہم لوگوں میں کچھ ٹرینڈز ہم نے ماڈرن ایسے فالو کر لیے ہیں کہ جی اب بچوں کا سلیپ ٹائم ہے, اب تو پیرنٹس ان کے پاس نہیں جائیں گے, ان کو آپ الگ. مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کے سونے, اگر آپ ورکنگ پیرنٹس ہیں اور سارا دن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ سپینڈ کر سکے, تو ڈنر کے بعد سے ان کے سونے تک کا جو ٹائم ہے وہ بہت پریشیس ہے آپ کے لیے, اور وہ سارا وقت آپ کا بچوں کے لیے ہونا چاہیے. پھر صبح ہوگی, پھر سارے کام شروع ہو جائیں گے, لیکن رات کو 2-3 گھنٹے نکالنا میرے خیال سے یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے پیرنٹس سے جب ہمیں رات کو وہ سلایا کرتے تھے تو اچھی اچھی وہ سٹوریز, کہانیاں, کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہمیں سناتے تھے, اور لیسنز والی اصلاحی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایبرپٹ سی گفتگو کرو, اور ہمیشہ کوئی میننگ فل بات ہونی چاہیے, اور یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس بات کو کیسے پریزنٹ کر دیں اپنے بچوں کے سامنے. یس. اچھا, تو کیا یہ جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں, جیسے کہ مہنگی ترین اسکول میں جو ہے وہ ایڈمیشن, اس کا مہنگے مہنگے کھلونے, چیزیں دلوانا, جو بچے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم تو وہ جیسے ہی بولتا ہے ہم تو اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں. اب یہ اس کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لیے ہمیں اب ڈبل ٹرپل کام کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ اپنے اوپر جو ہم نے یہ جو معاشی دباؤ جو ہے وہ ڈال دیا ہوا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ پیرنٹس اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے, ان کے وہ بات منہ سے نکالنے سے پہلے ہم ان کو مہنگی مہنگی چیزیں جو ہیں وہ دلوانی ہیں, دیٹس دا ریزن کہ ہم بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے؟ بینگ پیرنٹس ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹی انجوائے کرے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو بیلنسڈ اپروچ رکھنی پڑتی ہے, اور ہمیشہ صرف پیسے, فیسلٹیز ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کے بچے کی پرسنالٹی نہیں بن رہی اور اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, وہ تنہائی محسوس کر رہا ہے, وہ اپنے ساتھ کسی مطلب اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, یا اس کے ڈسپلن اینڈ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو تربیت آپ کرتے ہو, اور اگر آپ میڈس پہ بچوں کو چھوڑو گے اور صرف سکولز پہ چھوڑ دو گے تو بچے کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ایک بیلنس تو آپ کو لانا ہی پڑتا ہے, اور ہمیشہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ کے بچے کی بہترین پرسنالٹی وہی آپ کو پے کرتی ہے فیوچر میں جا کے. اب جس بچے کے لیے پیسہ کما رہے ہیں, اگر آج ان کی پرورش, ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, کل وہ پیسہ کس کا؟ اب جیسے بعض اوقات میں نے دیکھا ہے خواتین بچوں کے بارے میں بہت زبردست پلانس بنا رہی ہوتی ہیں, اور میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ فیوچر میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, لیکن جب آپ ان کے پریزنٹ سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں تو ان کی جو دھیان ہے, اٹینشن ہے, وہ اپنے بچوں کی طرف نہیں ہوتا. تو آپ فیوچر کو اتنا سوچ رہے ہو, فیوچر کو لے کے آپ اتنی محنت کر رہے ہو, لیکن پریزنٹ پہ اگر آپ فوکس نہیں کرو گے تو وہ فیوچر آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. کل کس نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے آپ سوچ رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن فی الحال ہمیں کل کا نہیں پتا. ہم جو ابھی ہیں, آج ہیں, ابھی ہمیں یہی پتا ہے
तो एटलीस्ट इस लम्हे को तो हम जिए। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा बच्चों की तरबियत में भी इस एलिमेंट को लेके आना चाहिए कि मटेरियलिज्म ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपका क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ वो बहुत सारी चीज़ों पे डोमिनेट करता है और वो आप लोगों के लिए हर तरीके से बेहतर साबित होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, बीइंग अ मदर, आप क्या महसूस करती हैं कि एक जो बच्चा है वो किस उम्र में पेरेंट्स की जो कमी है वो महसूस करना शुरू कर देता है कि मुझे माँ बाप वक्त नहीं दे रहे, या मुझे उनसे कोई चीज़ डिस्कस करनी है मैं नहीं कर पा रहा? किस उम्र से ये चीज़ें उससे महसूस होना शुरू हो जाती है और ये फिर उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ना, अभी वो स्कूल गोइंग ना भी हो तो भी वो बच्चा फील करता है कि जब आप इनको स्टडी करें, और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं कि जिनको मैंने देखा, पढ़ा, समझा, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे की हर उम्र में उसे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखिए वक्त के साथ साथ उसकी ज़रूरियात बदलती रहती हैं। जब वो बोल नहीं सकता तो किसी और वजह से उसे अपने माँ बाप चाहिए होते हैं, जब वो बोलने लगता है तो फिर उसकी ज़रूरियात कुछ और होती है, स्कूल गोइंग की कुछ और है। इवन आप देखो कि आप बड़े भी हो गए, आप जॉब्स भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे सिर्फ आप अपने वालिदैन के साथ बैठना चाहते हो, उनके साथ शेयर करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होती कि आपको पेरेंट्स का टाइम चाहिए। और वो बच्चे जो बिल्कुल पेरेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं रहते, उनसे कुछ डिस्कस नहीं करते, क्या ये बचपन का वो एक गैप होता है कि जो बचपन से माँ बाप और बच्चे अलग अलग रह रहे होते हैं तो बड़े होके भी यही आदतों में पड़ जाती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब हम सोसाइटी में क्राइम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ इग्नोर करते हैं कि उनकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, कोई डिस्टर्बेंसेस थी घर में जिसकी वजह से वो माइंडसेट आया और वो माइंडसेट क्राइम्स की तरफ गया है। तो इसलिए हम हमेशा कंपनी पे डाल देते हैं सारा बर्डन और सारा ब्लेम कि कंपनी अच्छी नहीं थी, ऐसे दोस्त मिल गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी बीइंग पेरेंट्स होती है कि अगर आपका बच्चा बड़े होके किस फील्ड में जा रहा है और किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसलिए माँ बाप के लिए तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं और उन्हें बैलेंस करके चलना है। जॉब करें ना करें, लेकिन बच्चे की जो तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और वो उनके लिए भी फायदा मंद है, सोसाइटी के लिए भी फायदा मंद है, दोनों तरह से फायदा पछताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप देखिए इर्द गिर्द हमारे जितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं और हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये किस तरह से ऐसे क्राइम्स हैं जिनको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, हमारे जुबान से वो अल्फाज भी अदा नहीं होते जो लोग कर जाते हैं। अब देख रहे हैं सच सवेरा, आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे हमारे मसरूफ़ तरीन वालिदैन और फिर बच्चों के साथ तरबियत, बच्चों को वक्त देना, ये कैसे हम इसमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसी पे बात करें। डॉक्टर अफशीन हमारे साथ है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा एक और चीज़ कि पहले जहाँ तक मुझे याद है, इवन पहले क्या अभी भी अगर हमें कोई मसला होता है, कोई परेशानी है, कोई भी चीज़ चाहे वो अच्छी है बुरी है, लाइफ से रिलेटेड कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई मशवरा इवन करना हो, कोई सलाह कोई भी चीज़ लेनी हो, हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन अब का जो बच्चों में हम जो चीज़ देख रहे हैं वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। वो जिन लोगों के साथ कनेक्ट हैं, जिन लोगों के साथ वो राब्ते में हैं, उनके साथ वो शेयर करेंगे। तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये कितना ख़तरनाक है? और आप ये देखिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें, अभी चैट बोट्स के साथ हमने एआई को अपना साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया हुआ है। हमें छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो हम क्या करते हैं, उस पर डालते हैं और पूछते हैं कि हम क्या करें। तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी एक डिजिटल डिवाइड आती जा रही है जनरेशंस में, क्योंकि पेरेंट्स वो वक्त जो बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे गुजार रहे हैं और बच्चे भी सोशल मीडिया पे गुजार रहे हैं। और बल्कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो सोशल मीडिया से पेरेंट्स बच्चों को कन्वे कर रहे होते हैं। आपके पास फोन है, आप डायरेक्ट अपने बच्चों से बात करो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हर चीज़ के लिए जब सोशल मीडिया का सहारा लेंगे तो जब बच्चे भी अपने इर्द गिर्द वही सब कुछ देखेंगे तो वही कॉपी करेंगे। तो ये तो ऐसे ही है कि आप लर्न करना चाह रहे हो लेकिन वही एटीट्यूड लर्न कर रहे हो जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये जो प्रैक्टिस है, क्या ये बच्चों में एहसास कमतरी या जो एहसास तन्हाई है या बेहिसी है या एक उनके इमोशंस का बिल्कुल मर जाना कि उन्हें पता ही ना चले हमने कब कहाँ हमारे कैसे इमोशंस होने चाहिए,
तो ये चीज़ें तो फिर वक्त के साथ ये ऐड हो जाएंगी उनकी तरबियत नहीं, उनकी और nature इसमें देखें ब्लेम हम पे ही जाता है और हमें लेना Parents चाहिए पे, ये ब्लेम, obviously, क्योंकि बच्चों को हम क्या करते हैं कि हम उनको गैजेट्स दे के समझते हैं कि हमने उनके लिए बेस्ट एक लाइफस्टाइल दे दी बिल्कुल, है, लेकिन वही expensive बात है, चीज़ें जैसे देती आप अपना चाइल्डहुड उठा के देखो, हम लोग खेलते भी थे, घूमते फिरते भी थे, अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, इवन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी जिनमें शामिल होते थे, किचन में हेल्प करा देते शाम थे। का जो खाना होता था, अम्मा कहती थी पुत्र आ मेरे साथ, मुझे हेल्प वही करा। मैं बात अब next वो अक्सर कर रही कहते थे ना करो, अभी छोटी बच्ची है, उसको वो जल जाएगी, चोट लग जाएगी, तो आप खामोश रहें, कल को बोल रहेगा माँ ने क्या सिखाया। तो वो अक्सर शाम के खाने में मुझे साथ कहती थी आओ खाना बन मेरे नहीं, साथ वो वही बात है ना कि हमें अपनी एक्टिविटीज के लिए टाइम चाहिए जिसके लिए हम बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं, और उस दूर करने के लिए हम ये गैजेट्स का सहारा ले रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि गलती हम लोगों की है। हम क्या करते हैं जब बच्चे खराब हो जाते हैं या बच्चे इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो हम कहते हैं बस बच्चे ही ऐसे हैं, आजकल की तो जनरेशन अल्फा, आजकल की तो जनरेशन जी, हम हर चीज बस इस तरह इल्जाम हम से इनको करते हैं। एक स्टेटमेंट में हम हर इल्जाम से, जिसे कहते हैं, बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। बालातर हो चुके कि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आपने खुद को देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और अपनी फैमिली को लेके चलने में आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, उसके बाद ही मामला ठीक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, खराब होते जाए। देखिए हमारी तरबियत भी तो हमारे पेरेंट्स ने की ना, और मोस्टली ऐसा होता था कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन जो बच्चों की तरबियत होती थी सही मंजी हुई तरबियत होती थी। अब पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चों में इखलाकी तरबियत ज़ीरो है, उन्होंने बड़ों से बात कैसे करनी है वो बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें कब कैसे रिएक्ट करना है वो बिल्कुल नहीं जानते, मार्केट में कैसे उन्हें बिहेव करना है किसी से बात करते हुए उन्हें बिल्कुल मालूम अब नहीं। सॉरी टू से, मैं अब जब हम अपनी जनरेशंस को कंपेयर करते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे भी हैं कि जिनका मैं गोल्डन वर्ड्स में जिक्र करना चाहूँगी कि उन जैसे बच्चे मैंने नहीं देखे, और सलाम है उनके पेरेंट्स को कि जिन्होंने उनकी वो तरबियत की। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि जिनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि घर से जिस तरह से वो आए हैं और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं क्लासरूम में, तो टीचर किस हद तक उनको बेहतर कर सकती, और उस पर फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हम लोग वाकई में अपनी बहुत सारी इखलाकी इक़दार हैं जो पीछे छोड़ चुके हैं, और हम बस वो एक दौड़ में लगे हुए हैं मटेरियलिस्टिक कि हमें ये चीज़ भी चाहिए वो भी चाहिए, और जो बेसिक हमारी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम भूल चुके हैं। तो कैसे अब इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा, क्योंकि वालिदैन कहते हैं हमने फीसेस दे दी हैं, भारी भरकम फीसेस हम स्कूल में टीचर्स को पे कर रहे हैं, तो बच्चा जाने और स्कूल जाने, और टीचर्स ऑब्वियसली वो इतने सारे बच्चे हैं, आखिर कितना उनको वो ट्रेन करेंगी या कितना उनको वो इसमें हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग वर्कशॉप्स की बात नहीं करते, हम लोगों ने टैबूज बनाए हुए हैं कि नहीं जी आप पेरेंट्स के साथ ये बात ही नहीं कर सकते कि आपकी तरबियत अच्छी नहीं है। अब हर चीज़ का एक दरमियानी रास्ता भी होता है, आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और मुझे ये लगता है कि टीचर्स और पेरेंट्स को कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, जॉइंट कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स होती हैं जी, एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे को अगर टीचर पढ़ा रही है तो बहुत सारी बातें टीचर को पता है जो पेरेंट्स को नहीं पता कि वो क्लासरूम में कैसे बिहेव कर रहा है, और बहुत सारी बातें पेरेंट्स को पता है कि उसका घर पे क्या बिहेवियर है। तो जब ये सारे व्यूज आपस में मिलते हैं और वो मिल बैठ के सोचेंगे कि बच्चे में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को हम दोनों ने अपने एंड पे कैसे सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है बहुत चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक सोचने का हमें तरीका चेंज करना होगा, थोड़ा सा वक्त बच्चों के लिए निकालना होगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम ये कितने जो है ना वो एक बेहतर रहती है या बेहतरीन रहती है, खासकर इस तरह बच्चों को वक्त देने उनकी तरबियत के लिए, क्योंकि अगर ठीक है पेरेंट्स अगर मसरूफ़ हैं, वो जॉब करते हैं, बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, लेकिन जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में होंगे तो कोई ना कोई घर में बड़ा होगा, जैसे नानी दादी है, इस तरह के रिश्ते घर में होंगे। मैं जब अपने आप को देखती हूँ ना तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है कि मैं जॉइंट फैमिली में थी, और मैंने अगर कुछ भी किया है, मैंने पीएचडी की है या जो भी कुछ किया है आज तक, उसका क्रेडिट गोज टू माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, कि वो हस्बैंड तो जाहिर बात है वो सपोर्टिव हों तो आप निकलते हो बाहर, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके बच्चों की जो केयर आपके उन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा अच्छी तरबियत करेंगे वो। तो इसलिए कभी भी मेट्स को बीच में, अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और आपका एक लविंग जॉइंट फैमिली सिस्टम का सेटअप है, तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को उनकी वो उस पे रख छोड़ के, उनकी केयर में छोड़ के आप अपने काम देख सकते हो, और फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी तरबियत करते हैं, उनका लाइफ एक्सपीरियंस है
بہت زیادہ. اور مجھے یہ لگتا ہے, لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹرینڈز بہت چینج ہو گئے ہیں, اور پھر بھی آپ کو نکلنا ہے, کام کرنا ہے. ظاہری بات ہے بچوں کے لیے کماؤ گے تو ہی ان کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکو گے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ گیجٹس نے آسانی بھی کی ہوئی ہے. آپ کے پاس کیمراز ہونے چاہیے. اگر آپ نے بچوں کو کہیں چھوڑا ہے تو میرے خیال سے چند سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو کیمرے پہ نظر ڈالتے ہوئے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, اور وہ آپ کے اسمارٹ فون پہ ہوتا ہے. ساری ہیپننگز بیٹھتی ہے, وہ جو میڈ کے ہاتھوں بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہے, وہ بچوں پہ جو غصہ اور وہ چیزیں نکال رہی ہوتی ہے بچوں پہ. تو یہی بات ہے نا کہ اب ظاہری بات ہے کہ ہر طرح کے انسان ہیں اور معاشرے میں ہمیں ہر طرح کے انسان سے ڈیل کرنا ہے. تو لیکن پھر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس جن کے پاس بچوں کو چھوڑ سکو, یا کوئی ایسا ایلڈر نہیں ہے جو دیکھ سکے, تو پھر یہی ہے کہ آپ کو انہی چیزوں کا سہارا لینا ہوتا ہے کہ آپ کو بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آپ نے چھوڑا ہے, چاہے گھر میں ہے چاہے ڈے کیئر سینٹر میں ہے, وہ ان کی پراپر طریقے سے کیئر کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ وہ جو عمر ہے, وہ جو ٹائم ہے, وہ تو بچے کے سیکھنے کا ہے. اب وہ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا, جو ان کو وہ سکھا رہے ہوں گے, وہ وہی سیکھ رہا ہوگا. اور پھر اس میں ویکنڈ بڑا کام کرتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یوزلی جو ورکنگ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ویکنڈ کو اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے رکھ دیتے ہیں. پورے 5 دن ہم نے یہ کام نہیں کیا, یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا. لیکن میرے خیال سے وہ 2 دن بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ورکنگ ہیں اور آپ کے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں تو وہ جو سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے وہ آپ کی بانڈنگ کے لیے ایک پرفیکٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو, اور آپ دیکھیں آپ خود بھی فریش ہوں گے. آپ جتنی ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے, اس کے بعد جب آپ نئے ویک کے لیے خود کو تیار دیکھیں گے تو آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ تیار ہوں گے, کیونکہ آپ نے ایک اچھا وقت اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کیا ہوگا. ہم کریں تو تب نا, ہم نے یہ پریکٹس ہی چھوڑ دی. اگر یہ پریکٹس کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ. اور مجھے لگتا ہے مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں, ورنہ ہم بیٹھ کے صرف اور صرف ایک شکایت اور ایک شکووں کا پورا ایک ہم نے انبار لگایا ہوتا ہے, ہم سے یہ نہیں ہوتا, اتنے سارے کام مینج نہیں ہوتے. اگر آپ کرنا چاہو تو سب کچھ مینج ہوتا ہے, اور سب ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ چل بھی سکتے ہیں. بالکل. سوشل میڈیا سے جو ڈفرینٹ گیمنگز کی لت بچوں کو لگ چکی ہے, اوبیسلی اس سے بھی کافی بگاڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, کیونکہ پیرنٹس سمجھتے ہیں بچہ بڑا خوش ہے, وہ بڑا انگیج ہے, چلے سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے, فون پہ لگا ہوا ہے, گیم کھیل رہا ہے, ہمیں تنگ نہیں کر رہا. لیکن یہ چیز ان کی مینٹل ہیلتھ کو, ان کی اوور آل جو اخلاقی تربیت ہے اس کو بڑا ڈیمیج کر رہی ہے. وہ بہت زیادہ اگریسو ہو رہا ہے بچہ, یا چڑچڑاپن کا وہ شکار ہو رہا ہے, ضدی ہوتا جا رہا ہے. تو اوبیسلی اس کے نقصانات کافی سارے آتے ہیں. تو اس سے کیسے جو ہے نا وہ چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں بچے کے ساتھ آپ کو خود بھی پہلے شامل ہونا چاہیے. گیمز کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ کوئی گیم کھیل رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے, تو میرے خیال سے وہ گیم ایک دفعہ آپ کو خود بھی کھیل کے دیکھنی چاہیے کہ یہ واقعی میں کچھ آپ کے بچے کو سکھا رہی ہے کہ غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے. تو تھوڑی بہت جو نالج ہے, اویئرنیس ہے ڈیجیٹل میڈیا کی, ڈیجیٹل گیمز کی, وہ ہم لوگوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اور اس میں ہمیں بچے کے ساتھ سب سے پہلے تو ٹائم آپ خود سپینڈ کرو. اگر نہیں کر سکتے تو اگر وہ گیمز بھی کھیل رہی ہیں تو اتنی چیک اینڈ بیلنس تو, اتنا چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا بچہ کون سی گیم کھیل رہا ہے اور اس گیم کے کیا امپیکٹس آئیں گے اس کی فیوچر لائف پہ ہے, تو وہ کیسے لوگوں سے بات کر رہا ہے, اس کی گیدرنگ کون سی ہے. اور اس کے لیے آپ کے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ بچوں کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو دیکھنا ہے کہ بچہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, اور اس کے لیے بڑا خطرناک ہے. جی, اویئرنیس آپ کی اپنی بہت ضروری ہے. جیسے پیرنٹس کے ابھی آپ دیکھو بڑا فرق آیا ہے. آپ اپنی نانیوں کو, دادیوں کو دیکھو, ان کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہیں. بے شک وہ بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں لیکن وہ یوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے کبھی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس میری مدر سے یا میری مدر ان لا سے غلط لگ جاتا ہے, پھر ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ پلیز ڈیلیٹ اٹ. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ایک کوشش کرتی ہے, اور وہ ہمارے ساتھ, ہماری اس میں آنے کی جنریشن میں بہت اچھی ٹرائی ہے ان کی. ہمارے اسٹیٹس دیکھیں گی, کچھ سیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں. اب جیسے میری بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, وہ اسٹیٹس لگاتی ہیں تو جب ان کی دادی دیکھتی ہیں پھر وہ ان کو فون کرتی ہیں, میں نے یہ دیکھا, آپ نے یہ کھایا, یہ پیا. تو وہ بہت اچھا ایک انٹریکشن ہی بڑھتی ہے آپ کی اپنے ایلڈرز کے ساتھ. لیکن وہی بات ہے کہ اچھے طریقے سے بھی استعمال ہو سکتی ہے ہر چیز, اور برے طریقے سے بھی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اپنے بچے کی پرورش جو ہے وہ کیسے کی ہے. کیا آج کل کے جو مصروف ترین جو پیرنٹس ہیں ہمارے, کیا وہ اپنے بچوں کی گیدرنگ پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ اسکول, کالج, یونیورسٹی جا رہا ہے
تو اس کے فرینڈ سرکل جو ہے وہ کیسا ہے, کیا اس سے انہیں کوئی کنسرن ہے یا بس ٹھیک ہے بچہ جا رہا ہے؟ اصل میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, ہمارا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی یا ہماری شخصیت کے گرد ہی ساری باتیں گھومنی چاہیے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سینٹر آف دی اٹینشن آپ کا چائلڈ ہے, آپ کا بچہ ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے جو اسکیجول کو اس کے حساب سے اڈیپٹ کرنا ہے. آپ پہلے دیکھو, پہلے ہماری جو مدرز ہیں انہیں ہمارے فرینڈس کے گھر والوں کا بھی پتا ہوتا تھا, ان کی مدر کون ہے, ان کے فادر کیا کام کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی, اور ملتے تھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ملتے تھے, باقاعدہ ہم لوگوں کی اگر دوستی ہے تو ہمارے پیرنٹس آپس میں مل رہے ہوتے تھے. لیکن آج کل یہ جو ایک ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوتا آپ کے بچے کے کون سے دوست ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کے آن لائن فرینڈس کون سے, اور آن لائن فرینڈس کے ساتھ وہ کیا میسجنگ کر رہا ہے, لیٹ نائٹ کیا بات ہو رہی ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے چیک کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس کے لیے بہتر ہے کہ بچے کو صحیح غلط کی تمیز ٹھیک طرح سے دینی چاہیے, کہ بچے کو خود معلوم ہو کہ اس نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. جو گیدرنگ ہے, جو فرینڈ سرکل ہے, وہ برا بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ڈرگ ایڈکٹڈ بھی ہو سکتا ہے, اور آج کل تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اور کیونکہ کچھ ہمارے ہی مطلب بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں جن میں کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ بچے ڈرگ کی اوور ڈوز سے بہت زیادہ پرابلمز ہوئی ہیں, ہاسپٹلائز ہوئے ہیں, اور پیرنٹس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ بچے ڈرگس یوز کر رہے ہیں. تو وہ یہی بات ہے کہ آپ کو بچے کے اگر عادات و اطوار میں کوئی چینج آ رہا ہے, کوئی تبدیلی آ رہی ہے, تو اتنا وقت تو آپ اپنے بچے کو دیں کہ آپ کو پتا ہو کہ بچہ ہائپر ہو رہا ہے, بچہ غصے میں آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھنی ہے, رویے میں کچھ چینجنگ جو ہے وہ ہم نے نوٹ کرنی ہے, اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم نے اس کی روٹین کو چیک کرنا ہے کہ یہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. جب تک وہ پرابلم ہم ڈائگنوز نہیں کریں گے, اس کا سولوشن کس طرح سے لا نکلے گا. پیرنٹس کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی؟ میں پیرنٹس سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ان ٹاپکس پہ پلیز ڈسکس کریں. یہ کوئی ٹیبوز نہیں ہے, کوئی آپ کی پیرنٹنگ پہ کوشچن نہیں کر رہا. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کر سکیں, اور ٹیچرز اور پیرنٹس کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, اور ہر بچے کی جو پرسنالٹی بن رہی ہے اس میں وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹو ٹرمز پہ ہوں گے تو مجھے لگتا ہے بہتر سولوشنز نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر افشین. یقیناً ناظرین اس پہ سب کو جو ہے وہ ذرا ایکٹیو ہونا ہوگا, پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, کیونکہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, ان کی تربیت بہت ضروری. سے پہلے کہ کل کو آپ کہیں کاش میں بچے پہ فوکس کر لیتا, تو یہ کاش سے پہلے آپ ابھی سے اپنے بچے پہ توجہ دیں تاکہ اس کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو. خوش رہیں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے